नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी गुरसिक्की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौकांकर जी स्टूडियो में आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और आप सबको सबसे पहले नवरात्र के पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे मेहमान व्रत पर हैं आज, और लेकिन बोलने के व्रत पर नहीं, कल खाने के व्रत पे हैं। आज से अच्छे दिन, सस्ते दिन, जीएसटी महोत्सव, जो कहना है कहिए आज से। लेकिन एक बड़े पर्व की आप कह सकते हैं भारतीय इकोनॉमी के लिए, उसकी भी शुरुआत हो रही है। नवरात्र के पहले दिन नरेंद्र मोदी एक ऐसा वरदान चाहते हैं देश से, जिससे देश की ग्रोथ स्टोरी को एक नया जंप मिले। अब लेकिन इसमें पॉलिटिक्स भी हो रही है। दुविधा यह है कि आज जो जीएसटी की नई दरें लागू हो गई, इसमें क्या आलोचना की जाए, इसमें क्या कमी तलाशी जाए, तो अलग अलग तरीके के विचार आ रहे हैं विपक्ष की तरफ से, वो भी हम आपको बताएंगे। बिहार चुनाव से कुछ दिन पहले यह ऐलान होने वाला हुआ है। अब राहुल गांधी जिस टैक्स को गब्बर सिंह टैक्स कहते थे, आज वो लोगों को फील गुड टैक्स भी लग रहा है, क्योंकि जीएसटी में बहुत सारा सामान सस्ता हो गया है। जरूरत की तो लगभग सभी चीजें सस्ती हो गई हैं। 4 स्लैब की जगह अब केवल 5%, 18% जीएसटी के 2 स्लैब है। एक 40% का, उसमें महंगे महंगे आइटम या सिगरेट, तंबाकू, शराब, इस तरीके के आइटम है। रोजमर्रा की चीजें, खाने पीने की चीजें, ये चीजें या तो टैक्स फ्री हो गई हैं, या फिर आपको उस पर सिर्फ 5% का टैक्स देना होगा। जिस भी वस्तु पर 12% टैक्स लगता था, उस स्लैब की 99% से ज्यादा चीजें आप 5% के टैक्स दायरे में आ गई। मतलब आज से, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स है, किचन में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान है, टीवी है, एसी है, कार, मोटरसाइकिल, आज से सब के दाम गिर गए। आपके सबके घरों में अखबार आता होगा, हर अखबार के पहले दूसरे पन्ने पर आज केवल और केवल विज्ञापन है। कंपनियां बता रही हैं, जो सामान बेचने वाले ऐप्स हैं वो विज्ञापन दे रहे हैं कि सामान कितना सस्ता हो गया है। हालांकि तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, लग्जरी आइटम्स जैसे बड़ी गाड़ियां, याट्स, पर्सनल इस्तेमाल के लिए विमान, इन सब पर 40% का स्पेशल टैक्स लगेगा। तो ये तो रही अब आज से जो जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं उसकी बात। अब सवाल ये है कि जो अपेक्षा की है सरकार ने, प्रधानमंत्री ने या वित्त मंत्री ने, कि इससे 2-2.5 लाख करोड़ रुपया जो है उसकी बचत होगी और वो इकोनॉमी में इन्वेस्ट होगा। लोगों के पास पैसा बच रहा है, लेकिन मुद्दा तो यह है कि वो मार्केट में उसका इस्तेमाल हो। साथ साथ उम्मीद की जा रही है जो हमारे उद्योगपति हैं या जो हमारी इंडस्ट्री है, स्थानीय भारत की इंडस्ट्री, वो भी अब कुछ अपने बटुए खोले और वो भी निवेश करे। तो अब देखिए आने वाले कुछ दिनों में आपको आज से चेंज हुई इस टैक्स रिजीम का जो है वो असर देखने को मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक स्पेशल संबोधन किया था देश के नाम, वो आपने सुना। आज भी उन्होंने नवरात्र के पहले दिन लागू हुई इन जीएसटी की नई दरों की बात की है। सुनते हैं। आज के दिन हम मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं, और शैलपुत्री वो प्रयागराज पर्वतराज हिमालय की ही बेटी है। दूसरी वजह ये कि आज से देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हुए हैं। जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई है। त्योहारों के इस मौसम में जनता जनार्दन को ये डबल बोनांजा मिला है। अब डबल बोनांजा कह रहे हैं इसको प्रधानमंत्री। डबल बोनांजा क्यों? कि एक तो टैक्स कम हो गया, और दूसरा उन्होंने कहा हमने 12 लाख की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगाया। इस बार के बजट में उसकी घोषणा हुई थी। तो इस तरीके से वो कह रहे हैं ये मध्यम वर्ग, और जिसको वो कहते हैं न्यू मिडिल क्लास, जो गरीबी रेखा से लोग बाहर आए हैं, जो एस्पिरेशनल क्लास है, उसके लिए इसमें बहुत कुछ है, ये ऐसा उन्होंने कहा। अब इसका इंपैक्ट जांचने के लिए देश में क्या हो रहा है, इसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। उत्तर प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतरे हैं सड़क पर, लोगों के बीच जा रहे हैं, एक एक प्रोडक्ट की जानकारी लोगों को दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कौन कौन सा सामान जो है वो कितना सस्ता हो गया है। वो देखिए, वो खुद जो है शायद सुपरमार्केट में कहीं पर गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो देख रहे हैं, पुरानी दर क्या थी, नई दर क्या है, वो लोगों को बता रहे हैं, और इससे लोगों को कितना फायदा होगा। सुनते हैं जरा। स्टिकर भी लगाना पड़ेगा। ये वो है वाह, घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। आइए आइए प्रभु आइए।
बोलिए आप लोग नारा दीजिए। इसमें कहीं आप बताएंगे ना डिस्काउंट हुआ? हमारे यहाँ वैक्सीन प्रोडक्ट 5% से हैं, जो 12% वाले हैं तो हम लोगों ने 5% 5% में लेके आ गए ना, और छूट हुई है पहले थोड़ा पीछे है इन सब में हुआ है। लेकिन दूध में 5% से 0, पनीर में 5 से 0, तेल से नोट पर 12 से 0। अब ये सवाल है जो योगी जी कर रहे हैं, आवश्यकता इसी चीज की है कि ये सारी कंपनियां उत्पाद बनाने वाली ये वो नए टैक्स दरें जो हैं वो लागू कर रही हैं और वो बचत ट्रांसफर कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं लोगों तक। तो पहले त्रिपाठी जी तस्वीर देखिए, योगी जी खुद सड़क पे निकले, देख रहे हैं कौन सा सामान सस्ता हो गया कि नहीं हो गया। ये भी कहा गेट पे लगाइए नई रेट जो है, बताइए लोगों को। कई बार लगता है सौरभ जी कि कैसे कांग्रेस करे तो करे क्या, किसी भी विषय पर उसको अभियान में बदल देने की जो क्षमता नरेंद्र मोदी में है और जिस उत्साह से, अब योगी जी तो मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े मठाधीश हैं, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसके मुख्यमंत्री हैं, और वो जिस तरह से जाकर जगह जगह पर उसको लगा रहे हैं, जैसे समझा रहे हैं, मैंने तो आज तक किसी अभियान में कांग्रेस का इसका पासंग नहीं देखा। ये राजनीतिक तौर पर मैं बात कर रहा हूं। और किसी भी चीज को आप पॉलिटिकली कैसे मैसेजिंग करते हैं, हाउ यू कम्युनिकेट, उससे इंपैक्ट समझ में आता है। अब जीएसटी कम हो गई, रेट कम हो गया, तो जाहिर उसका लाभ तो लोगों को मिलेगा ही। मोदी जी कल ना बोलते, मोदी जी लाल किला से ना बोलते तो भी सरकार नोटिफिकेशन जारी कर देती, हो जाता। लेकिन वो लाभ मिलता कितना और उस लाभ का परिणाम कितना होता, तो पहले मिलता कितना वाले को समझिए। मुझे याद नहीं कि इस सरकार में भी, और मैं ये कह रहा हूं इसको सरकार में बैठे लोगों को सुनना चाहिए, इस सरकार में भी जितना बेहतर काम हुआ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर, कागज पत्तर वाला जो झंझट था उसको कम करने को लेकर, यहां तक कि एक आपको याद दे रहा हूं 2015 में ही मोदी जी बोले थे कि अब साइन करने की गजेटेड ऑफिसर जरूरत नहीं होगी, अभी भी कई लोग मांग लेते हैं। लेकिन ये पहली बार है कि मोदी सरकार ने फॉलोअप इस लेवल का किया है। वो करते हैं, पहले भी करते रहे, लेकिन इस बार उनको पता था कि अगर हम इतना बड़ा चेंज करने जा रहे हैं और वो सीधे सीधे जनता को समझ में नहीं आया, तो पहले दिन क्या हुआ, लाल किले से बोलने के बाद तुरंत शुरू हो गया क्या क्या कम होने वाला है। फिर उसके बाद क्या हुआ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद जब इंटरव्यूज दिए तो कहा कि हमारे सारे सांसद कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाएंगे और वहां देखेंगे कि दुकान पर कहीं कोई कम ज्यादा तो नहीं बेच रहा है, गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल आते हैं तो कल वो फिर बताते हैं कि इससे एमएसएमई को क्या लाभ होगा, लोग कैसे आएंगे, सब एक एक करके वो जोड़ते हैं। मुझे लगता है कि ये है पॉलिटिकल मशीनरी जिसकी बार बार हम लोग बात करते गए। बीजेपी तो 24/7 चुनाव में लगी रहती, चुनाव में लगे रहने का मतलब ये नहीं कि हर वक्त चुनावी बात करती है। आप गवर्नमेंट में हैं तो गवर्नमेंट स्कीम्स को कैसे नीचे तक ले जा सकते हैं, उसका ये बहुत बड़ा प्रमाण है। और देखिए सचमुच ये बहुत बड़ा वाला चेंज है, कोई ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, आप उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूं कि पानी की बोतल 1 रुपया कम हो गई, अब 15 रुपया में 1 रुपया कम हो जाए तो ये सुनने में भले लगता है कि 1 रुपया, लेकिन उसका असर होता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है, आप दूध पनीर मक्खन से लेकर कोई भी चीज नहीं है जिसमें कमी न हुई हो, और ये लोगों को समझ में आता है। एक बात समझा के बताया जा रहा है, दूसरी बात भाई जिस तरीके से आपने ठीक कहा, मोदी जी का लाल किले से कहना, कल एक खास संबोधन देश के नाम करना, आज मुख्यमंत्रियों का सड़क पर यूं उतर के, ये सब मैसेजिंग है। और सर ये जरूरत भी बता रहा है ना, सरकार की उम्मीदें जो हैं इस कदम से वो बहुत बड़ी हैं। भाई कल ही का प्रधानमंत्री ने 2.5 लाख करोड़ रुपया बचेगा। देखिए जनता को लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, लेकिन जनता के साथ साथ बीजेपी और सरकार कितना लाभ ले ले राजनीतिक, ये कोशिश उसकी है कि आपने सुधार कर दिया, टैक्स कम हो गए, बात आगे बढ़ जाती। लेकिन ये सुधार हमने किया है, आपके लिए किया है, आपके सुख के लिए किया है, आपकी सुविधा के लिए किया है, इसको बार बार बताना ये पॉलिटिकल लाभ की कोशिश है। तो ये योगी जी की जो एक्सरसाइज है ये पॉलिटिकल लाभ की। उत्तर प्रदेश में चुनाव में जाना है 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, अभी बिहार का चुनाव है। तो जो अब हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि अभियान में बदलना अपने कार्यक्रम को, तो अभियान में कोई भी पार्टी तब बदल, जनता को तो वैसे ही पता लग जाता है। और जब कोई चीज़ सस्ती होती है, भाव सस्ता होता है, तो लोग इतने जागरूक भी हैं कि वो खरीदेंगे, जाके कहेंगे भैया पनीर का डिब्बा जो है दे रहे हो, जीएसटी कम हो गया क्यों दिखाओ। लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू इसको ज़्यादा से ज़्यादा जिसको कहते हैं कैश कराना,
इस नीति को, और ठीक है, उनको अधिकार है भाई, अगर उन्होंने किया है तो उसका लाभ लेंगे ही। तो मुझे लगता है ये उसकी भी एक्सरसाइज है, क्योंकि वैसे तो सरकारी तंत्र अपने आप में काफी है। मुख्यमंत्री को सड़क पर उतरने की क्या जरूरत है? ये काम फूड इंस्पेक्टर करे, ये काम सप्लाई इंस्पेक्टर करे, वो जाके देखें, चेक करें वो। लेकिन मुख्यमंत्री को उतरने का मतलब एक राजनीतिक संदेश है। ये बताइए, आपको जो जिस पैमाने पर सरकार इसको रिफॉर्म बता रही है, या एक फील गुड वाली बात लोगों के बीच में जाना, भाई हर चीज सस्ती हो गई, ये कुछ लोगों में एक्साइटमेंट नजर आ रही है क्या इसकी? नहीं, एक्साइटमेंट देखो, जिनको खरीदना है, जो रुके हुए थे, जैसे मान लो किसी को गाड़ी खरीदनी, कार खरीदनी है, टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, महंगे आइटम वाले जो हैं वो तो रुके हुए थे, इंतजार कर रहे थे लाल किले से घोषणा के बाद कि सस्ता होगा, तो उनके अंदर निश्चित रूप से एक्साइटमेंट है। रोजमर्रा वाले जो हैं वो सामान अब धीरे धीरे लोग लेंगे, तो जब दुकान पर जाएंगे उनको लगेगा हाँ भाई, अरे ये तो ब्रेड का पैकेट कल इतना था, आज इतना हो गया, तो निश्चित रूप से उनको लगेगा भाई कम हो गया। तो ये एक्साइटमेंट तो है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि भैया अभी तक तो महंगा दे रहे थे, 100 रुपए करके, उसके बाद आपने 90 रुपए कर दिए, महंगा किया ही क्यों था? महंगा किया, ये भी एक सवाल है, लोगों को उठता है। अब देखिए, ऐसे ऑपोजिशन भी बहुत सारे सवाल पूछ रही है, इस बचत उत्सव का इंपैक्ट कैसा होगा, सब जानना चाहते हैं। कांग्रेस का भी इस पर कुछ कहना है। कांग्रेस को यह लग रहा है कि इसका क्रेडिट जो है वो सरकार पूरी तरह ना ले, क्योंकि ये बात तो ठीक है भाई, चीजें सस्ती होंगी अगर, तो लोग सीधे कहेंगे भाई सरकार ने सस्ती की। कांग्रेस का कहना यह है कि ये केवल मोदी जी का किया काम नहीं है, ये जीएसटी काउंसिल ने काम किया, और जीएसटी काउंसिल में सारे राज्य जो हैं वो शामिल होते हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कांग्रेस पार्टी ने, और पहले तो ये लिखा, सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा, मतलब हमारे दबाव में करना पड़ा मोदी जी तुमको सारा सामान सस्ता। हम तो कब से कह रहे थे, हम तो तब से कह रहे हैं, गब्बर सिंह टैक्स से राहुल गांधी ने कहा था 8 साल पहले जब जीएसटी शुरू हुआ था, तो उन्होंने कहा आज भी हम जो कहते हैं, जिसके लिए हम दबाव बनाते हैं, वही ये सरकार करती है, इसलिए सरकार तुम्हारी और सिस्टम हमारा। इस पर कुछ लोगों ने तंज किया जो बीजेपी समर्थक थे, अच्छा चलो ऐसे ही रख लो, हमारी सरकार रहने दो, सिस्टम तुम्हारा। मतलब सरकार मोदी जी की चलने दो, खुश रहो, सिस्टम तुम्हारा है। बीजेपी कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज किया। उन्होंने, खड़गे साहब ने लिखा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। उनका कहना था कि मोदी सरकार ने कांग्रेस के सरल कुशल जीएसटी की बजाय अलग अलग 9 स्लैब में वसूली के लिए गब्बर सिंह टैक्स लगाया, और 8 साल में 55 लाख करोड़ से ज्यादा लोगों से वसूले टैक्स में, और अब 2.5 लाख करोड़ रुपए का बचत उत्सव की बात करके जनता को एक बहुत गहरा घाव दिया, और उसके बाद मामूली सी बैंडेड लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा था 2.5 लाख करोड़ बचेंगे, तो उन्होंने कहा कमाए तो आपने 55 लाख करोड़ हैं। फिर कहा कांग्रेस ने कि जनता कभी नहीं भूलेगी कि इस सरकार ने उनकी दाल, चावल, अनाज, पेंसिल, किताब, इलाज, सब में, किसानों के ट्रैक्टरों में, सब में जीएसटी लगाया। सरकार को अब जनता से माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा। जयराम रमेश कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा कि मजबूरी में रेट कटौती की है, और राहुल गांधी के 8 साल से बनाए गए दबाव का यह असर है। लेकिन अब जमीन पर इसका क्या असर होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, इस पर भी कुछ थ्योरीज चल रही, तो मैं आपको कुछ बयान सुनाता हूं। पहले आपको इमरान मसूद, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उनकी बात सुनाता हूं। छोटे व्यापारी की तो बर्बादी की दास्तान है। जब आपने बढ़ाया था तो आपने कूद कूद करके कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था को ये करेंगे। 55 लाख करोड़ रुपया आप इससे वसूल चुके हो। 55 लाख करोड़ रुपया वसूलने के बाद आप कह रहे हो कि अब जो है हमने सस्ता कर दिया। मैं बहुत छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, जो फिनिश गुड्स है उनके ऊपर आपने 5% कर दिया, जो उसका रॉ मटेरियल है उस पर आपने 18% कर दिया। ये जो 12% का गैप है, इस गैप का क्या होगा? इस गैप को कौन भरेगा, किस तरह भरा जाएगा? वो कह रहे छोटे व्यापारी, छोटे उद्यमी जो हैं वो तो मारे जाएंगे इससे। मोदी जी कल कह रहे थे एमएसएमई के लिए खास तौर पर इसमें बेनिफिट है। देखिए 99% जो है वो लोग 5% के स्लैब में आ गए हैं, जो कल प्रधानमंत्री मोदी ने बताया था कि भाई 99% जो प्रोडक्ट है वो 5% के स्लैब में आ गए। ये बता रहा है कि कितना बड़ा रिफॉर्म प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। और जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि नागरिक देवो भव, वो चरितार्थ किया है कि भाई अब उन्हें लगा प्रधानमंत्री मोदी को कि जीएसटी के इतने लंबे समय के बाद कि राहत देना है जिस तरीके से। प्रधानमंत्री मोदी ने जब लाल किले से कहा था कि इस बार डबल धमाका होगा दिवाली पे, तो ये एक बड़ा 22 सितंबर से आज से जो शुरू किया है, मुझे लगता है ये एक बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी की रही। और आम आदमी, मध्यम वर्ग आदमी, लोअर मिडिल क्लास, गरीब तबका, जो रिक्शा रेहड़ी चलाने वाले, वो सब इसके बड़े लाभार्थी बनकर उभरे हैं। आपको मिले ऐसे लोग कोई जो चर्चा कर रहे हो भाई आज से सस्ते हो गए सामान? कल ही की बात, और कल तो मैं बाहर तक का कार्यक्रम में नहीं था, कल मैं आउट ऑफ स्टेशन था, तो कल लोकल में कल एक टैक्सी में था मैं, तो मैंने उसी से पूछा तो कि मैंने कहा भाई अब क्या लग रहा है आपको? मैंने कहा कल से होने वाला है। तो बोले साहब फर्क तो पड़ेगा हमें।
बोले हम टैक्सी चलाते हैं, हम हमारी इंस्टॉलमेंट भरते हैं। वो बोले मैं तो अपनी किराए की टैक्सी चला रहा था, कार खरीदने वाला था टैक्सी के रूप में ओला उबर में लगाने के लिए, तो अब मुझे कार सस्ती पड़ेगी, 50-70 हज़ार रुपये मेरा वो बच जाएगा। और घर में जो सामान आता है, टूथपेस्ट हो, किराना हो, नमक हो, बाकी बच्चों के कॉपी किताबें हो, बोले साहब इसका फर्क पड़ेगा हम लोगों को, बोले इसका बहुत असर महसूस होगा आने वाले समय के अंदर। और निश्चित रूप से जो गरीब तबका है बहुत ज्यादा, या जो मध्यम वर्गीय, या जो मेहनत कर मजदूर है, जो रोज कमा के खाने वाला क्लास है, उसके लिए भी लगता है ये एक बहुत बड़ी राहत है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से कहा है कि मध्यम वर्गीय लोअर मिडिल क्लास के लिए मुझे लगता है ठीक है, बाकी सुपर रिच के लिए बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, लग्जरियस जो 40% के लिए डाला हुआ है। मैं दोनों बातें जोड़ता हूं जो आपने कही और विनोद जी ने कही। विनोद सर भी कह रहे थे कि भाई जिसको खरीदारी करनी है उसके लिए तो डेफिनेटली एक एक्साइटमेंट की बात है। मैंने कहा अखबार भरे पड़े हैं आज, ये सस्ता वो सस्ता, पहली बात तो ये। दूसरा, जिसको मान ले नहीं भी कुछ खरीदना है, वो उसके जो हाउस होल्ड बजट जो है उसका घर खर्च, उसमें तो कमी आएगी ना निश्चित रूप से। भाई महीने का सामान लगता है, किराने का सामान सबको लगता है, टूथपेस्ट लगती है, तमाम तेल शैम्पू लगता है, दाल चावल सब्जी, मतलब रूटीन का सामान आपको लगता ही है। अगर वो सब अगर 5% के स्लैब में आ गए हैं तो आपकी खरीदारी, आप जितना खरीदते हैं उतना आपको सस्ता पड़ेगा ना। आप कम खरीदोगे तो आपकी कम बचत होगी, आप ज्यादा परिवार है तो ज्यादा आपकी बचत होगी, असर सबको मिलने वाला है, फायदा सबको मिलने वाला है। मुझसे किसी ने कहा कि भाई इसमें मोदी जी 3 चीजें और जोड़ देते, त्रिपाठी जी, बच्चों के स्कूल की फीस, पेट्रोल डीजल और EMI और शराब भी तो जोड़ देते हैं सर। वो तो सिन गुड में आ गया पहले ही, 40% में आ गया होगा मुझे लगता है। देखिए लेकिन वही बहुत आम आदमी कंजम्पशन चीज है वो, कॉमन मैन। सर रेवेन्यू भी तो वहीं से आ रहा है। स्कूल की फीस तो शायद इसमें उस तरह से नहीं जोड़ी जा सकती क्योंकि उसके दायरे में नहीं आएगा। उसके लिए तो रेगुलेशन करना चाहिए कि फीस इतनी ऊंची ना हो, लेकिन पेट्रोलियम गुड्स तो आना चाहिए ना साथ में। आप कितने समय से ये कह रहे हैं और मैं बार बार कह रहा हूं कि मोदी जी ने फॉलोअप किया तो देखिए सब सस्ता मिलने लगा, तो इसको भी कर दीजिए भाई। और वो कांग्रेस के लोग जो सरकार तुम्हारी सिस्टम हमारा कह रहे हैं, हाँ। अपने राज्यों से दबाव क्यों नहीं बनाते हैं कि हम तो चाहते हैं, हम तो बार बार कह रहे हैं। अभी कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली आए और एक प्रेस वार्ता करें और कहें कि भाई हम तो बार बार कह रहे हैं कि इसको। ये देखिए जयराम रमेश का ट्वीट पढ़ रहा हूं मैं आपको। उन्होंने कहा कि राज्यों को राज्य स्तरीय GST लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि बिजली, शराब, पेट्रोलियम और रियल एस्टेट को भी इसके दायरे में लाया जा सके। और वो कह रहे हैं हमने तो कहा था कि ये पेट्रोल वेट्रोल डालो इसमें। नहीं, ये तो देखिए, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि विनोद जी ने कह दिया कि असत्य वचन कहना है। सर ये ठीक है ना, असत्य वचन, गलत बयानी बोल दो, गलत बयानी बोल देते हैं, वचन बोल दो तो वो गलत बयानी आप कर झूठ रहे हैं। बोल सकते हो क्योंकि संसद नहीं है ना। ये क्या चक्कर है ये बताइए पहले। मैं वही बता रहा हूं राज्य स्तरीय GST का मामला है। जब भी GST काउंसिल की बैठक में पेट्रोल डीजल इसके दायरे में लाने की बात भी हुई, उसका गैर भाजपा शासित राज्यों ने भी विरोध किया। भी इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि भाजपा शासित राज्य कह रहे हैं कि कर दो, सबको अपना वाला खजाना, अपना वाले किटी बड़ी चाहिए। राज्य स्तरीय GST क्या होता है? ये तो फिर से लौट के बुद्धू घर को आए वाली बात कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से तो ये बदला, और जो लोग नहीं जानते हैं, वैसे तो अब सब जानते हैं क्योंकि बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम पिछले 11 वर्षों में हुआ। पहले हमें नहीं पता चलता टैक्स कितना लगा, कोई बता ही नहीं सकता था। अब तो आपके सामने होता है, 5,000 का बिल है, उस पर 18% लगा तो 9% CGST, 9% SGST। तो SGST तो सीधे सीधे राज्य वाला। अब और कौन सा स्टेट GST कराना चाहते हैं? क्या जयराम रमेश फिर से पुराने वाले वो 36 तरह के टैक्स, एक्साइज, कस्टम, वैट, ऑक्ट्राय, टोल, पता नहीं क्या क्या लगता था, वो फिर से लागू कराना चाहते हैं? और अगर लागू कराना चाहते हैं तो इसको ध्यान रखिए, GST लागू नहीं कर पाई थी यूपीए सरकार। एक मेरा प्रश्न है हर्षवर्धन जी से, जो क्लेरिफिकेशन, जैसे 5% के स्लैब में कोई चीज आ गई है तो उसमें अब 2.5% होगा, 2.5% बिल्कुल GST होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये उसी वक्त तय हुआ था कि राज्य और केंद्र का आधा आधा ही जाएगा, इसमें कोई ये हर प्रोडक्ट में होता है। हर प्रोडक्ट में होता है। अच्छा ठीक, एक ब्रेक का हिस्सा इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि सारे राज्यों का केंद्र के साथ। अच्छा, आज क्योंकि फील गुड वाला दिन बता रही है सरकार, तो आज बिहार के लोगों के लिए तो खास फील गुड वाला दिन है। नीतीश कुमार ने आज 50 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की मुख्यमंत्री रोजगार योजना की पहली किस्त डाल दी। लालू परिवार में कलह की कहानी रोज रोज एक नए सिरे से आगे बढ़ती है। अब आज देखिए इसमें क्या हो गया। लालू प्रसाद यादव की फैमिली में एक बार फिर विवाद की आहट। लालू यादव की बेटी और उनको किडनी दान कर चुकी रोहिणी आचार्य, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर, अब सुनिएगा, तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल और अपने परिवार के हर सदस्य को अनफॉलो कर दिया है। मतलब अब वो किसी को फॉलो नहीं कर रही है। और इस कदम से बिहार के राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं कि रोहिणी किसी बड़े फैसले की तैयारी कर रही हैं क्या रोहिणी आचार्य अब पूरी तरीके से बागी हो गई हैं?
एक्स पर पहले उनके अकाउंट से 61 लोगों को फॉलो किया जाता था और अब वो केवल 3 लोगों को फॉलो कर रही हैं, जिसमें उनके परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है। लालू यादव नहीं है, तेजस्वी यादव नहीं है, उनकी बहन मीसा भारती नहीं है, कोई नहीं। अब इवन अपनी पार्टी को नहीं वो फॉलो कर रही है, सबको उन्होंने अनफॉलो कर दिया। तो इससे बड़ा और क्या विरोधी तेवर और समझा जाएगा। कल आपने देखा था उन्होंने फेसबुक पर जो उनकी प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई थी, उसमें पहले तेजस्वी यादव, लालू यादव सबकी तस्वीर थी, उसको भी उन्होंने हटा दिया, केवल अपनी तस्वीर लगा दी। अब इससे ज्यादा क्लियर संकेत क्या होगा कि रोहिणी आचार्य का अब अपने परिवार से और अपनी पार्टी से पूरी तरीके से विवाद है। अब इसकी वजह क्या है ये हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन वो खुलकर अपनी नाराजगी जता रही हैं। अपने भाई तक को फॉलो ना करना, पिता तक को फॉलो ना करना, ये क्या बताता है? अब बात यह है कि रोहिणी अगला कदम क्या उठाती है। क्या वो पार्टी छोड़ देंगे, क्योंकि पार्टी की सदस्य तो है, उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो वो क्या पार्टी अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव की तरह छोड़ेंगे? तेज प्रताप यादव ने कल ही, आपको याद है, हमारे सहयोगी से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं गीता की कसम खाता हूं कभी आरजेडी में दोबारा नहीं जाऊंगा। और फिर बहुत सी बातें जयचंदों को लेकर और सब कुछ उन्होंने की थी। तो अब रोहिणी आचार्य, लेकिन अब इनके मन में क्या है और क्या खबर आ रही है लालू फैमिली से? सर नहीं, निश्चित रूप से बहुत संकट का समय लालू परिवार के लिए यह होगा कि परिवार के अंदर इस तरीके से फूट होना। देखिए, लालू प्रसाद यादव के 9 बच्चे, लेकिन राजनीति में सिर्फ 4 ही बच्चे सक्रिय, 2 बेटियां 2 बेटे सक्रिय, तेजस्वी, तेज प्रताप और मीसा भारती और अभी रोहिणी जो आई है, चुनाव लड़के हार गई थी। तो 4 लोग ही राजनीति में सक्रिय है। हालांकि रोहिणी का कोई बहुत लंबा कैरियर नहीं है बिहार की राजनीति के अंदर, सिर्फ लोकसभा चुनाव लड़ी है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने किडनी देने का जिक्र करा और जिस तरीके से परिवार के लोगों को अनफॉलो किया है, चुनाव के मुहाने पर खड़े राज्य पर इस तरीके से अगर परिवार का एक सदस्य से अगर निर्णय लेता है तो निश्चित रूप से लालू परिवार के लिए एक संकट का समय। लेकिन ये भी खबर है कि भाई लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी को हिदायत दी है कि परिवार को साथ में लेके चलिए। ये नहीं चलेगा कि तेज प्रसाद हो गए, अब मतलब रोहिणी आचार्य, परिवार को आप साथ में लेके चलिए। और ये खबर ये भी आ रही है कि लालू प्रसाद जी की पत्नी राबड़ी जी ने भी इस बात की नाराजगी जाहिर की है कि तेजस्वी पार्टी के अंदर मनमाने फैसले ले रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हुआ यह था कि जनवरी 2025 में जब आरजेडी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें संविधान में संशोधन करके यह अधिकार दे दिया गया था कि लालू के अलावा तेजस्वी भी किसी को टिकट और सिंबल देने का अधिकार रखते हैं, वो पार्टी में कोई भी निर्णय ले सकते हैं। उसके बाद से तेजस्वी जो निर्णय ले रहे हैं, तो पार्टी के अंदर ये माना जा रहा है, वो परिवार के लोग मान रहे हैं कि संजय यादव जो चाह रहे हैं पार्टी के अंदर लोगों को मिलवाना, टिकट देना, कंपनी के लिए डिसाइड करना, पदाधिकारी बनाना, तेजस्वी के भाषण का जिक्र करना, परिवार के लोगों को कौन सी बातें बताना, नहीं बताना, कई बातें तेजस्वी परिवार के लोगों को नहीं बता रहे। तो ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी पूरी तरीके से संजय यादव के कंट्रोल में है और वह जो चाहते हैं वही तेजस्वी यादव इस समय कर रहे हैं। तो परिवार के लोगों को बुला लग रहा, नाराज है कि भाई परिवार में तेजस्वी कोई बात बता नहीं रहे। तेजस्वी निर्णय ले लेते हैं, फिर पार्टी फोरम से बाद में मालूम पड़ता है कि तेजस्वी ने यह फैसला ले लिया है। तो यह परिवार के अंदर की जो लड़ाई है और जो संजय यादव को जो मत दिया जा रहा है और बाकी परिवार के लोगों को जो नजरअंदाज किया जा रहा है, उसके कारण हो रहा है। लेकिन अभी इनकी कल परसों एक बड़ी बैठक हुई है परिवार की, तो ये कहा जा रहा है कि इस मामले में परिवार फिर बैठने वाला है। अच्छा। और कोशिश है कि ऐसा न हो कि तेज प्रताप, लेकिन आपने बड़ी बात ये बताई कि लालू यादव, राबड़ी देवी, वो भी उनको भी ये लग रहा है कि फैमिली इग्नोर हो रही है तेजस्वी यादव के फैसलों से। बिल्कुल, राबड़ी देवी को खबर नहीं लग रही है, डिसीजन हो रहा है पार्टी के अंदर। बताइए, 61 लोगों को फॉलो करती थी सर, अब ये केवल 3 लोगों को फॉलो करती हैं, राहत इंदौरी, एक समरेश सिंह है और द स्टेटस समरेश सिंह हस्बैंड है, स्ट्रीट्स टाइम्स, समरेश सिंह हस्बैंड है। हस्बैंड है। और एक कोई शायद मीडिया से तो है नहीं, उनका तो इंतकाल हो चुका है। नहीं फॉलो, मतलब उनके पोस्ट होती होंगे ना, उनके शेरशायरी हो सकता है, उसका पोस्ट होती होगी, फैमिली करती होगी। अब देखिए, लेकिन आगे देखिए इन्होंने जो लिखा है, ये सब करने के बाद फिर इन्होंने ये भी लिखा, ट्वीट किए इन्होंने, एक्स पर पोस्ट किया, मेरे संदर्भ में ट्रोलर्स, उद्दंडों, पेड मीडिया एवं पार्टी हड़पने की कुत्सित मंशा रखने वालों द्वारा फैलाए जा रहे तमाम अफवाह निराधार हैं, मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए दुष्प्रचार का हिस्सा हैं। आगे कह रही हैं वो कि मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा न कभी रही थी, न है और न आगे रहेगी। अब ये बात कोई कैसे मान लेगा? लोकसभा का चुनाव लड़ी है पिछली साल। फिर वो कह रही है ना मुझे खुद विधानसभा का प्रत्याशी बनना है, ना किसी को विधानसभा का प्रत्याशी बनवाना है। अब चर्चा तो यही थी कि वो टिकट चाहती हैं, इस बार चुनाव लड़ना चाहती थी, वो अब इनकार कर रही हैं। आगे कह रही हैं ना राज्यसभा की सदस्यता की मेरी कोई आकांक्षा है, बहन नहीं, अब तो लोकसभा में आ गई, ठीक है, अब वो राज्यसभा से भी इनकार कर रही है। ना ही परिवार के किसी भी सदस्य से मेरा किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंदिता और ना ही पार्टी या भविष्य में बनने वाली किसी सरकार में किसी पद की कोई लालसा है। क्यों लिखना पड़ रहा है? किसने कहा ये? मतलब आप सोचिए, मेरा इनसे बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ,
और मान लीजिए त्रिपाठी जी बीच में मिर्ची लगाने की कोशिश करें, तो मैं और ये कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगेंगे कि नहीं हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। रोहिणी जी ने जो है पूरा अखबार लिख डाला इसमें, और वो 3 दिन से ये कर रही हैं, और अनफॉलो भी कर दिया। अनफॉलो भी कर दिया। तो कुछ तो बात है ना सर। मेरे लिए आत्मसम्मान, मेरे माता पिता के प्रति सम्मान व समर्पण और मेरे परिवार की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। देखिए सौरभ जी, हमारे मित्र हैं डीपी सिन्हा साहब, बहुत पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और नाटककार हैं, बड़े नाटककार हैं। तो उनका एक नाटक है कथा एक कंस की, बड़ा फेमस नाटक, कथा एक कंस की, कंस पर है वो। तो कंस आखिर में जो अकेला पड़ जाता है तो अपने मंत्री से कहता है कि मैं अकेला क्यों पड़ गया। तो कहता है तुमने अपने सारे सेनापतियों को तो मरवा दिया षड्यंत्र करके, जो तुम्हारे लिए लड़ सकते थे, तो तुम अकेले पड़ गए। तो कंस कहता है कि सत्ता के शिखर पर सिर्फ इतनी जगह होती है कि वहाँ एक ही व्यक्ति खड़ा रह सकता है। तो वही है मामला, सत्ता का शिखर तो है वहाँ तेजस्वी यादव ही हैं, और वो हर जगह है। जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, जो परिवार के केंद्र में बना के पार्टियां चल रही हैं, उनमें सत्ता के शिखर पर एक ही। समाजवादी पार्टी में हुआ, शिवपाल चाचा को समझौता करना पड़ा। आप बादल परिवार में देख लीजिए, ठाकरे परिवार में देख लीजिए। एक लाइन जोड़ दो सर, इससे परिवार के लोगों से निपटे, चाहे फिर मुलायम हो चाहे शरद पवार हो। तो होता ही, चूंकि पावर सेंटर वही होता है ना, पावर परिवार। तो यही हाल इस समय आरजेडी के प्रथम परिवार में है। मीसा भारती बहुत दिनों तक इस बात से नाराज नहीं कि तेजस्वी को आगे बढ़ाया जा रहा है, उनके अंदर महत्वाकांक्षाएं थी। वो तो कहती थी मैं तो इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक हूं, मेरा नाम ही मीसा है। जब लालू जी मीसा में बंद थे तो वो पैदा हुई, तो बहुत उनके अंदर महत्वाकांक्षाएं थी, लेकिन उनको किनारे किया गया। तेज प्रताप का आप देख ही रहे हैं हाल। रोहिणी आचार्य ने चूंकि किडनी दान की अपने पिताजी को, और उसके बाद वो सुर्खियों में आई, फिर चुनाव भी लड़ी। अब होता क्या है, जब परिवार में 4-5 लोग होते हैं तो जो पार्टी के तमाम लोग होते हैं वो एक पावर सेंटर तलाशते हैं। अब जिसकी तेजस्वी तक पहुंच नहीं है वो मीसा जी तक पास जाएगा, वो तेज प्रताप के पास जाएगा, उनके पास जाएगा। अब वो जब कहेंगे वहां, ये सारा लेख लिख के उन्होंने कहा मेरी कोई नाराजगी नहीं है, ये प्रमाण है कि नाराजगी है। यही प्रमाण है, इसकी जरूरत क्या थी? सही बात भाई, अगर आपको राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है तो आपको चुनाव में नहीं लड़ना था लोकसभा। अब सर सवाल ये है कि कल भी हमने बात की थी, कल आप नहीं थे प्रोग्राम में, विजय जी थे, उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता इस सबका चुनाव पर या आरजेडी के प्रोस्पेक्ट्स पर कोई असर पड़ने वाला है। बड़ा भाई बागी हो गया, बहन बागी हो गई है, तेजस्वी अकेले लेकर चले हुए हैं रथ, सारथी किसी को पसंद नहीं आ रहा है जो जिसको उन्होंने बनाया हुआ, त्रिपाठी जी, कोई इंपैक्ट नहीं होगा इसके इलेक्शन पर? नहीं, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, मैं ये मानता हूं कोई बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा, ये मैं भी नहीं मानता हूं। पारिवारिक लड़ाई है, लेकिन सेंटिमेंट के तौर पर होता है। जो वर्कर है उनमें डिवीजन होता है, कुछ लोग एक के पीछे पीछे जाएंगे, कुछ दूसरे के पीछे जाएंगे, फिर कहते हैं ना वोटर कंफ्यूज होता है। वोटर कंफ्यूज, फिर भीतर घात से खतरनाक तो कुछ होता नहीं। कहते हैं ना कि किले का दरवाजा अगर अंदर से खोल दिया जाए तब तो कोई भी सेना किसी किले को जीत ले, किला बंद है तब तक नहीं। तो लालू जी के परिवार का जो राजनीतिक किला था वो खुल गया है। अब उसका कैसे भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार उपयोग करेंगे वो बात है। और देखिए, इसमें कई तरह की पीड़ा दिख रही है। मुझे राज्यसभा भी मत भेजो, लोकसभा हार गई थी मीसा, तो मीसा को राज्यसभा बनाया गया था। रोहिणी हार गई लेकिन नहीं बनाया गया, राज्यसभा लिखा उन्होंने, वही आपने जब पढ़ा ना, तो उसी की बात मैं कर रहा हूं। अब ऐसे में ये साफ दिख रहा है कि रोहिणी आचार्य की महत्वाकांक्षाएं एकदम वो जेट स्पीड से चल रही हैं। वो लालू जी के पुराना वाला नहीं है, वो बहुत, चूंकि सिंगापुर रह के आई हैं तो थोड़ा फास्ट चलने की आदत भी हो गई होगी, वो जेट स्पीड से महत्वाकांक्षाएं चल रही। उसके आगे पूरी तरह से तेजस्वी ने, एक जिसको कहते हैं ना गाड़ी के आगे काट रख देना, वो हो गया है। और अगर उसको हम इस सब से इतर की किसके पक्ष में राजनीतिक तौर पर देखें तो तेजस्वी यादव बिल्कुल ठीक डिसीजन करते दिखते हैं। ये नहीं हो सकता है ना कि आपके घर परिवार के ही सारे के सारे लोग हो जाएं और उसके बाद आप कहें कि नहीं हम एक बात जोड़ लड़ाई लड़ने, क्योंकि सारे विवाद में संजय यादव का नाम बहुत लिया जा रहा है कि वो बाहरी हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तेजस्वी यादव को, हरियाणा से हैं, अब आईटी प्रोफेशनल थे शायद पहले, तो वो उनकी अच्छी दोस्ती हो गई है इनसे, और वो उनका मतलब उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा तेज प्रताप भी कहते हैं। मीसा भारती ने कुछ तस्वीर पोस्ट की थी, एक बहन हरियाणा में भी आई है, हाँ, तो लालू जी की बेटी, वो सीट पर बैठ गए थे उनकी बस में जिस पर जहां तेजस्वी बैठते हैं संजय यादव, तो उसको पोस्ट किया था उन्होंने। मैंने कल काफी इनके बारे में पढ़ने की कोशिश की, आरजेडी फॉलोअर्स में उनकी पैंट ठीक ठाक है, बहुत अच्छी संजय यादव की छवि भी अच्छी है उसकी। जो पूरा सोशल मीडिया और जिसको आप कह सकते हैं जो न्यू एज वॉरियर्स दिख रहे हैं तेजस्वी के लिए, वो सब संजय यादव के तैयार किए हुए। तो आप जो आपके लिए लाभकारी है, जो आपका कमांडर है, उसके पक्ष में खड़े हो या इसलिए खड़े हो कि ठीक है भाई हमारी बहन है, हमारा भाई है, वो कुछ भी करता रहे। और क्या रोहिणी आचार्य ने लोकसभा चुनाव जीतना छोड़ दीजिए, वो तो हार गई,
लोकसभा चुनाव हारने के बाद से ऐसी कौन सी पॉलिटिकल की वैल्यू जोड़ दी, क्या ऐसा प्लस कर दिया तेजस्वी अब आप की यहाँ भी राजनीति ज्यादा में? अपेक्षा कर रहे हैं, वो बहन है यही बहुत है, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं उनके लिए यही बहुत है कि मैं लालू जी की बेटी हूं और मैं तेजस्वी की बहन। देखिए उस नाते तो टिकट मिल गया। हाँ, उस तो नाते टिकट मिल गया, नहीं ना जितवाना भाई। भी पड़ेगा। नहीं, कौन जितवाएगा? ये उनकी अपेक्षा है कि मुझे बढ़िया सीट दो, जितवाओ ठीक है, मुझे। फिर से 4 आए होंगे तो उसी का तो झगड़ा है। ये पार्टी ऐसी ना सर, लालू जेल गया तो रावड़ी को उसने मुख्यमंत्री बना दिया, तो ये परिवारवाद की पार्टी, तो परिवार के लोग चाहेंगे ना भैया कि बिल्कुल संजय ठीक यादव बात। और कितना मैं भी उसको- knowledge मैं बोलो, उनको गलत भी क्यों हमारा कहूं? अधिकार है, बिहार की राजनीति दरवाजे के में- अंदर नहीं आ सकता वो बिहार की आदमी। राजनीति में 2 संजय बड़े महत्वपूर्ण हैं, संजय यादव और संजय झा। जेडीयू में संजय झा और आरजेडी में संजय यादव। संजय झा को लेके भी जेडीयू में भी तमाम तरह की बातें होती हैं, लोग कोई ऐसा, चूंकि वहाँ परिवार नहीं है अभी सीधे तौर पर, लेकिन यहाँ तो परिवार ही सीधे भिड़ गया संजय यादव से। तो ये बिल्कुल महर्षि जी की बात से सहमत हूँ कि तेजस्वी के सामने भी एक मजबूरी है, अगर सब परिवार को ही दे देंगे तो फिर बाकी लोग छिड़क जाएंगे, और इस समय आरजेडी बहुत ही क्रूशियल दौर से गुजर रहा है। बहुत क्रूशियल। ओके, आगे बढ़ते हुए आपको बता दूं मैं, नीतीश कुमार भी लगातार जो है एक्टिव हैं चुनाव में, तोहफे बांट रहे हैं, वो रोज कोई नई योजना का ऐलान करते हैं। एक करेक्शन में करना चाहता हूं अपनी बात में, मैंने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल दिए गए हैं, आज डाले जाने थे। अब लेकिन ये जानकारी आ रही है कि ये पैसा आज खाते में नहीं जाएगा, इसकी डेट बदल दी गई है, 26 सितंबर कर दी गई। तो मैं एक करेक्शन कर लूं, मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि मुझे आज डलना था तो मुझे लगा डल गया होगा। ऐसे 26 और को बढ़िया डलेगा करते पैसा। कि जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तय हो जाए उसके 1 घंटे पहले डालते। इसके लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नहीं, बढ़िया वाली। चुनाव आयोग की प्रेस चुनाव वार्ता आयोग की प्रेस जब आ जाए कि आज शाम 5 बजे चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता है, तो 3 बजे डाल तो 1:30-2 बजे डाल दें, ज्यादा याद रहेगा। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा था, क्या ये वो गेम चेंजर योजना है जिसमें अपना स्वरोजगार के लिए हर परिवार की पात्र महिला को जो है 10,000 रुपया और से 2 लाख रुपए तक लोन देने का प्रावधान है, और की पहली किस्त के तौर पर 10,000 रुपए मुख्यमंत्री देंगे। 50 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में यह पैसा ट्रांसफर होगा 26 तारीख को। और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से ज्यादा महिलाओं ने आवेदन किया है। 1,60,00,000 मतलब समझिए आप, मतलब मोटा मोटा इसका मतलब अगर हम निकालें तो हर दूसरे परिवार की महिला जो है लगभग वो इसके अंदर शामिल हो जाएगी। और लाखों ऐसे महिलाएं हैं जो अभी, क्योंकि इसके लिए स्कीम की एक अनिवार्यता है कि आप किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से, स्वयं सहायता समूह से जुड़े हों। लाखों लोगों ने उस समूह से जुड़ने के लिए आवेदन कर दिया है ताकि हम पात्र बन जाए। 1,40,000। तो अब मतलब इसका सीधा सा मतलब ये है 1,46,00,000 होगा ना। इसका मतलब सर ये हुआ कि लोगों के बीच में ये मैसेज पहुंच गया है योजना का, लोग योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं, इससे जुड़ना चाह रहे हैं। तो ये क्या वो जो मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना, महाराष्ट्र की लड़की बहन योजना, बिल्कुल एक चुनाव हवा में उड़ा दिया उन्होंने। नहीं देखिए, लेकिन इस बार नीतीश कुमार इस तरह की योजनाओं के लिए कभी जाने नहीं गए, और 20 साल का अगर नीतीश कुमार का कार्यकाल देखिएगा तो कभी इतनी घोषणाएं नीतीश कुमार ने नहीं की। आज हर दिन नई घोषणा कर रहे हैं, आप बिजली फ्री दे रहे हो, आप युवाओं के लिए दे रहे हो, आप अनएम्प्लॉयमेंट के लिए पैसा दे रहे हो, वृद्धापेंशन पेंशन जो आप मिलती है महीने की वो 400 से आपने 1200 कर दी। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, आंगनबाड़ी के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, मोबाइल खरीदने के लिए आप पैसा दे रहे हो, लैपटॉप के लिए आप पैसा दे रहे हो, साइकिल फ्री दे रहे हो। ऐसा कोई क्षेत्र नीतीश कुमार ने छोड़ा नहीं है कि जिसमें लोगों को सुविधाएं नहीं मिली, मतलब हर वर्ग को उन्होंने सुविधाएं दी है। 10,000 500,000 रुपये समझ में आता है, 10,000 रुपये मिलना बड़ा स्ट्रोक है। बिहार जैसे राज्य में जहां महिला इतनी गरीब है, मैं इंपैक्ट पूछ रहा हूं ना, वही बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, वैसा एमपी महाराष्ट्र जैसा नहीं, उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। वहां 10,000 रुपये नहीं दे रहे हो, चुनाव के आप 45 दिन पहले अगर आप पैसा दे रहे हो और 1 महीने बाद वोटिंग करने जाना है, और महिला को पता है कि सरकार आएगी और हमको रोजगार करते हैं तो 2 लाख रुपए एडिशनल हमको मिलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी योजना ये है। लेकिन ये वन टाइम है ना। नहीं, 10,000 तो वन टाइम है, लेकिन आप व्यवसाय करोगे तो आपको 2 लाख रुपया का मदद मिलेगी। अभी मैं केवल आपसे ना इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट निश्चित पड़ेगा, वो जो पड़ेगा। एमपी और महाराष्ट्र की स्कीम थी उसमें हर महीने 2,000 रुपया था, उसमें हर 2,000 रुपये, यहाँ 10,000 रुपया वन टाइम है। वन टाइम है, लेकिन आप इसका इंपैक्ट देखिए ना, कितनी गरीब महिला है वहां पे। 10,000 रुपये का अमाउंट बढ़ा, सिर्फ 2,000 की बात नहीं की कि हर महीने आपको 2,000 देंगे, 10,000 रुपये दे रहे हैं। मतलब ये आप मान के चलिए लगभग 800-900 महीने का आपको एक स्टॉक, आपको साल भर का पैसा आपके खाते में हम 10,000 रुपये दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि 10,000 की मदद और चुनाव के पहले उसका असर रहेगा। देखिए, ये तो नीतीश सरकार ने या एनडीए गवर्नमेंट ने वो अपयश लेने से बचने के लिए, क्योंकि नीतीश जी की ऐसी छवि नहीं थी कि फ्री करो, वो तो फ्री बिजली नहीं देना चाहते थे, लेकिन देनी पड़ रही है मजबूरी में इस बार उनको इलेक्शन में। तो ऐसा निकाला कि भाई वन टाइम कोई एक वित्तीय मदद होगी, इससे आप कुछ अपना रोजगार कुछ अपना शुरू कर लीजिए। अब अगर ये चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लोग खुद अपने किसी व्यवसाय से जुड़ जाएंगे। अब मैं आपको लेकिन राज्यों की हालत बताता हूं। आज एक रिपोर्ट छपी हुई है, आपको ये जाननी चाहिए। नीतीश कुमार भी चुनाव में पैसा लुटा रहे हैं, हर चुनाव में ऐसा ही होता है।
जबकि राजस्व घाटे के मामले में बिहार का हाल बहुत बुरा है। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि सरप्लस स्टेट्स की एक लिस्ट निकाली है सीएजी ने। मतलब सीधी सी बात, आप सरकार की आमदनी कितनी और खर्चा कितना। अब ये लिस्ट आप सुनिए, आप भी हैरान होंगे, मैं भी हैरान हुआ था। सरप्लस स्टेट्स की भारत में जो लिस्ट आई, इसमें कौन कौन है? टॉप पर कौन सा प्रदेश है? यूपी टॉप में है सरप्लस स्टेट्स की लिस्ट में। ये कभी गरीबी, बेरोजगारी, खराब अर्थव्यवस्था की मिसाल था उत्तर प्रदेश। और ये सीएजी की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं आपको, आज छपी हुई। 37,000 करोड़ रुपए का सरप्लस लेकर यूपी देश में सबसे आगे चल रहा है। फिर कौन आता है? यूपी के बाद आता है गुजरात, 19,865 करोड़ रुपए सरप्लस। फिर आता है ओडिशा, माफ कीजिएगा, ओडिशा जैसा राज्य सरप्लस स्टेट है भाई, 19,500 करोड़ रुपए लगभग। झारखंड 13,500 करोड़ रुपए। कर्नाटक भी लगभग 13,500 करोड़ रुपए का सरप्लस स्टेट है। मतलब इतना अतिरिक्त रेवेन्यू बचता है सरकार के पास खर्चों के बाद, साल भर का खर्चा करने के बाद। छत्तीसगढ़ में 8,592 करोड़ रुपए की सरप्लस है। तेलंगाना में 5,944 करोड़। उत्तराखंड सरप्लस है 5,300 करोड़। मध्य प्रदेश सरप्लस है। इसमें मुझे हैरानी है, मध्य प्रदेश सरप्लस है अगर तो, क्योंकि हमने तो सुना था बहुत कर्जे में डूबा हुआ है। कर्जे सरकारों के अलग हैं, वो एक अलग मामला है कि सरकारों पे कर्ज कितना है। ये तो केवल रिसीप्ट और खर्ची उसका हिसाब है। एमपी सरप्लस है, गोवा सरप्लस स्टेट है, उत्तर नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स हैं, बिहार नहीं है इसमें। इस लिस्ट में आपने बिहार नहीं सुना। इस लिस्ट में आपने बहुत सारी बड़ी बड़ी स्टेट्स के नाम नहीं सुने होंगे, और बहुत सारी ऐसी स्टेट्स के नाम आ गए जिनको जान करके हमको हैरानी हो रही है। त्रिपाठी जी बताएंगे इस मामले में। यूपी के नाम पर मैं हैरान हुआ था। नहीं, यूपी के नाम पर हैरानी इसलिए हो रही है कि हम ट्रेडिशनल वे में देखते हैं, पारंपरिक तरीके से। जो उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों में शामिल था, जहां कोई उद्योग धंधे उस तरह से आते नहीं थे, और एक समय में कांग्रेस की सरकारों के समय में अलग अलग इंडस्ट्रियल इलाके हर जिले के आसपास किए गए थे, सरकारी उसमें कंपनियां थी, कुछ और छोटी बड़ी थी। तो उसके बाद से कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ। ये गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा छोड़कर आपको ये भी लगता था कहाँ उद्योग धंधे आएंगे। लेकिन पिछले सीधे सीधे अगर कहें तो 2017 के बाद से 2014 में मोदी सरकार आई, तो उसने पैसे के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी हुई काशी, मनोज सिन्हा ने बहुत काम किया पूर्वी उत्तर प्रदेश में जब वो रेल मंत्री रहे। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर आए, इन योजनाओं को एकदम, जिसको कहते हैं ना कि द्रुत गति से सब चलने लगा। अब बुंदेलखंड कॉरिडोर पर जो जहां तक, जिसको जिन इलाकों में हम कहते थे कि यहाँ पानी के लिए वो गगरी ने फूटे खसम मर जाए, वो वाली कहावत जहां है, तो वहां तक किस तरह की चीजें पहुंची। और आज की तारीख में सारी बड़ी इंडस्ट्री, वो जो भी दुनिया के बड़े लोग हैं वो आते हैं तो उनका एक ठिकाना, पहले क्या होता था कि वो चले जाते थे चेन्नई, वो मुंबई तो उतरते ही थे, हैदराबाद चले जाते थे, इस तरह से चलते थे। अब क्या वो करते हैं, अब वो जो बड़े राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, उसमें उत्तर प्रदेश को भी एक स्थान देते हैं। पिछले कुछ समय में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में सबसे टॉप पर रहा है जो स्टेट, तो उत्तर प्रदेश में। पिछले कुछ समय में एफडीआई के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे बेहतर स्थिति। ऐसे समझाइए कि मगर अगर कोई सरप्लस रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? उद्योग धंधे ज्यादा लग रहे हैं। इसका मतलब कि उसकी कमाई ज्यादा हो। कैसे हो रही है वो कमाई? कमाई दो ही तरह से हो सकती है, या तो अचानक सरकार को रेवेन्यू कलेक्शन बहुत बढ़ जाए, तो रेवेन्यू कलेक्शन में तो गतिविधि बढ़ेगी, या अलग अलग तरह से लोग आकर फैक्ट्री लगाएंगे। तो दोनों ही तरीकों का मतलब हुआ कि आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है वो बढ़ रही है। यानी आपके यहाँ काम धंधे भी लगेंगे, उत्पादन भी हो रहा है, लोग खरीद भी रहे हैं, जिनको सैलरी मिल रही है वो जिस तरह से कर रहे हैं, तो ओवरऑल रेवेन्यू कलेक्शन का मसला है। लेकिन इसमें मैं पढ़ रहा था, और आपने कहा कि कर्नाटक भी है इसमें, एक लाइन सिर्फ पढ़ता हूं। कर्नाटक एक्सपीरियंस्ड ए सिग्निफिकेंट रेवेन्यू सरप्लस इन 2023, बट बाय अगस्त 2025 द स्टेट्स इकोनॉमी, जो आगे कहानी अभी भी है लेकिन डिटेरियोरेशन अभी पर है। हाँ, वो क्यों है? क्योंकि जब चुनाव वहां विधानसभा का हुआ था तो देश के जो 3 सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाले राज्य हैं उसमें कर्नाटक था। और अब वहां चूंकि इसी तरह फ्री बीज पॉलिटिक्स है, और आपने सही कहा, मुझे तो नहीं लगता कि मध्य प्रदेश कोई सरप्लस स्टेट होना चाहिए जिस तरह की फ्री बीज पॉलिटिक्स वहां चल रही है। और देखिए, अभी हम लोग ये बात कर रहे थे इनकी बिहार की, तो अच्छा तो लग रहा है, लाभ भी इसका मिलेगा, भले हम कितना विरोध करें। लेकिन मैं निजी तौर पर मानता हूं कि ये जो परंपरा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी सत्ता बचाने के लिए करते हैं, ये बहुत गलत है। और कहीं ना कहीं तो इसका देखिए, फिर भी लेकिन इसमें थोड़ा सा नीतीश कुमार को मैं तो सराहूंगा कि इस मजबूरी में भी उन्होंने वैसा काम नहीं किया कि मतलब ये वो तो हमेशा का बर्डन है ना सर। अब 2,500 रुपया आप महाराष्ट्र कभी रोक पाएगा, एमपी कभी रोक पाएगा? वो तो मकड़ जाल है। हाँ, ये वो तो नहीं है कम से कम। और इसमें ये भी उम्मीद है कि कोई रोजगार भी जनरेट हो। उम्मीद है कि 10,000 रुपये अगर किसी को मिलेंगे और उसमें रोजगार शुरू करती है महिला, तो जाहिर है उसका एक ठिकाना बनेगा उसके रोजगार का। लेकिन महत्वपूर्ण ये होगा कि
क्या कितने महिलाएं रोजगार शुरू करती हैं, क्योंकि 10,000 रुपया आया, अब पता लगा बिटिया की शादी करनी है, बेटे का कुछ करना है, पति ने लेके दारू पी ली। पति ने लेके दारू पी ली, बहुत सारे सामाजिक कारण है कि वो पता लगा पैसे खर्च हो गए, तो वो जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं वो भी फ्रीबीज में ही चला जाएगा। तो ये एक रिस्क है। लेकिन नीतीश कुमार ने, जो भी समीर कह रहे थे, ये घुमा के किया काम, पॉलिटिक्स फ्री भी की है ये। इसके पहले उन्होंने जो तमाम योजनाएं जो अनाउंस की, उसमें भी पैसा जो दे रहे थे, अभी देख रहा था स्क्रीन पर 37 योजना लॉन्च ये की उन्होंने अभी तक। समस्या ये है कि दरअसल एक चीज और भी है, ये सरप्लस और कर्ज राज्य पर, इसका भी एक संतुलन होना चाहिए। सरप्लस साथ साथ कर्ज तो सब पे है सर, और बढ़ रहा है। नहीं, 9 लाख करोड़ कर्ज तो उत्तर प्रदेश पे है, हाँ बिल्कुल है, मध्य प्रदेश पे है, हर राज्य पे है। कर्नाटक मतलब कौन सा राज्य, पंजाब पे तो इतना कर्ज है, पंजाब तो सबसे बुरा हाल है। तो अब ये इस मकड़ जाल से आप कैसे निकलेंगे, ये नहीं समझ में आ रहा है। और मुझे लगता है कि फ्रीबी की पॉलिटिक्स, फ्रीबी और एम्पावरमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। फिलिस्तीन को लेकर कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी मोदी सरकार पर हमलावर हैं। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है और भारत की मौजूदा फिलिस्तीन नीति को शर्मनाक और कायराना कहा गया है। हुआ यह कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को एक अलग देश के तौर पर मान्यता दे दी है। और इसी पर रिएक्ट करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि भारत ने तो यह काम 1988 में ही कर दिया था, हम शुरुआत से मानवता की तरफ खड़े रहे। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, इन्होंने 37 साल लगाए ये काम करने में। इधर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए प्रियंका ने कहा कि सरकार की नीति कायराना है, मानवता की रक्षा करने में मोदी सरकार नाकाम रही है। मैं आपको उनका एक्चुअल जो पोस्ट है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। प्रियंका गांधी ने शुरुआत में तो यही कहा कि हमने फिलिस्तीन को बहुत पहले मान्यता दे दी थी। फिर वो लिख रही हैं, आवर पॉलिसी टुवर्ड्स पैलेस्टाइन इन द लास्ट 20 months, 1.5 साल के करीब, हैज बीन नथिंग लेस देन शेमफुल, शर्मनाक, डिवाइड ऑफ मॉरल रेक्टिट्यूड। मानवता नहीं है, इट्स अ सैड डिमिनिशमेंट ऑफ अ प्रीवियसली करेजियस स्टैंड। पहले हमारा स्टैंड बड़ा बहादुरी वाला था, अब हमारा स्टैंड जो है बहुत कमजोरी दिखाता है। और इस पर जयराम रमेश लिख रहे हैं, और भी देश आएंगे जो कि फिलिस्तीन को देश की अलग मान्यता देंगे। हमने काम नवंबर 18, 1988 में कर लिया था। फिर इंडियाज पॉलिसी इन रिगार्ड टू पैलेस्टाइन स्पेशली फॉर द पास्ट 20 months हैज बीन शेमफुल एंड वन ऑफ मॉरल कॉवर्डिस। अभी तो यूनाइटेड नेशंस में एक वोट हुआ था जिसमें फिलिस्तीन अलग राज्य बने, अलग देश बने, इसको लेकर के प्रस्ताव लेकर के आया था कोई देश, भारत ने उसके पक्ष में वोट किया था। अब फिर ये बात जब ये होता है तो फिर बीजेपी ये कहती भी है कि प्रियंका गांधी को केवल फिलिस्तीन की चिंता क्यों है। तो खुल के कहते हैं कि ये केवल मुस्लिम वोटों के लिए है, ये मुस्लिम तुष्टीकरण का एक तरीका है। गाजा की चिंता है तो यूक्रेन की चिंता क्यों नहीं है, दुनिया में और भी युद्ध हुए वहां की चिंता क्यों नहीं है, गाजा ही गाजा, केवल गाजा। अच्छा, ये बात सही है कि प्रियंका गांधी ने गाजा के ऊपर 2 दर्जन ट्वीट तो कर डाले होंगे। वो संसद भी लेकर के, बैग लेकर के वो चली गई थी। और गाजा में जो हो रहा है वो बहुत गलत भी हो रहा है। अब तो जिस तरीके से पूरा गाजा ही खाली कराया जा रहा है, 65,000 लोग मारे जा चुके हैं, उसमें महिलाएं, बच्चे सब शामिल हैं। लेकिन वो एक दुनिया का एक युद्ध चल रहा है, उसको हमारे से या हमारी पॉलिटिक्स से यूं जोड़ना ये कितना सही है सर? और भारत की सरकार का रुख जो है शायद कायराना है और फलाना है। देखिए, वो विपक्ष में है, सरकार पे हमला करना उनको है, लेकिन अभी हाल में ही बीच में कुछ समय कुछ प्रस्तावों में हमने अब्सटेन किया। जो गाजा को लेकर कुछ प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में, कतर का प्रस्ताव था जिसमें हमने अब्सटेन किया, बाद में जो है वोट भी किया। लेकिन अभी 2 बड़े डेवलपमेंट हुए गाजा को लेकर के। एक तो एससीओ की बैठक में जो स्टेटमेंट आया जिसमें इजराइल की निंदा की गई, ईरान पे हमला करने और गाजा पे जो कार्रवाई कर रही है, उसका भारत ने उसमें साइन किया, उसका समर्थन किया। तो वहाँ से भारत फिर पुरानी नीति पर लौटा। और अभी संयुक्त राष्ट्र में जो फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश देने का जो प्रस्ताव आया, उस पर भारत ने मतदान किया, पक्ष में मतदान किया। और ये भारत की नीति रही है। इससे ज्यादा कोई देश क्या कर सकता है? अब हम वही सवाल है। अब गाजा में सेना तो नहीं भेज सकते, मतलब भारत भाई बयान ही दे सकते हैं, तो बयान तो लगातार भारत सरकार दे रही है। ठीक है, आपने इजराइल की निंदा हो रही है, फिलिस्तीन अलग देश बने, अभी हाल में 2 नीतियां जो है, जो फैसले किए भारत सरकार ने, तो जो उसकी पुरानी नीति है फिलिस्तीन को लेकर के, तो फिर ये क्या मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जो हो रहा है? मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एड्रेस कर रही होंगी वो भी, क्योंकि भारत में तो हमारे राजनीतिक दल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के तहत ही काम करते हैं। मैं उस दोनों उदाहरण देता हूं। जैसे आपने कहा कि चिंता प्रियंका गांधी को गाजा की है, सिर्फ बीजेपी को चिंता हो जाती है जब बांग्लादेश में कोई होता है, तो वो भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एड्रेस करती है। मुझे लगता है कि गाजा पर भी बोलना चाहिए और बांग्लादेश पर भी बोलना चाहिए। जहां भी मानवता के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही हो, चाहे यूक्रेन हो चाहे कोई देश हो, उस पर हमको बोलना चाहिए। तो
अब जब आप सिलेक्टिव हो जाते हैं तो फिर आप पर आरोप लगेगा कि आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एड्रेस कर रहे हैं। त्रिपाठी जी कई बार बोल चुके हैं कि उनको क्यों गाजा की इतनी चिंता होती है प्रियंका गांधी को। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये तो अब ओपन सीक्रेट है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिबेट का नहीं बचा हुआ, कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई मैं नई चीज़ बोलूँगा। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिस तरह से मुस्लिमों के मुद्दे पर बात करते हैं और बात नहीं करते हैं, उसको वो इशू बनाते हैं। ठीक कर रहे हैं विनोद जी, मैं सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं पर अत्याचार होता है उसको इशू बनाती है, लेकिन प्रियंका जी की वो चिंता नहीं हो पाती है, वो उस तरह से नहीं देखते। लेकिन एक थोड़ा सा बारीक सा फर्क है, दुनिया में और ढेर सारे इस्लामिक मुल्क हैं, हिंदुओं का कोई देश नहीं है। यहाँ तक कि भारत को भी सेकुलर देश बना दिया गया, जो गलती से आपातकाल लगाने का अवसर मिला इंदिरा जी को, तो मानी नहीं, उसके अंदर सेकुलर सोशल, खैर वो दूसरी डिबेट हो जाएगी, लेकिन उन्होंने वो किया। अब आज के समय में भारत सरकार की नीति क्या है? भारत के साथ इजराइल के एग्रीकल्चर से लेकर टेक्नोलॉजी तक ढेर सारे रिश्ते हैं। हम क्या उन रिश्तों को भूल जाएं और उसके ऊपर आतंकवादी हमला हो तो हम उस पर बात ना करें? ऐसा कैसे संभव है? फिलिस्तीन को लेकर भारत की जो स्टेटेड पॉलिसी रही है आज से नहीं, बहुत लंबे समय से, वही नीति नरेंद्र मोदी की भी है। मोदी सरकार ने कोई भी ऐसा एक प्रस्ताव, कोई भी ऐसी एक नीति नहीं की। लेकिन हां, जब हमास ने इजरायलियों को मारा, बंधक बनाया, तो हमारे प्रधानमंत्री ने उस पर खुलकर इजराइल का पक्ष लिया, क्योंकि हम आतंकवाद पीड़ित देश हैं। हम दुनिया में कभी, अब कल को ये हो जाए पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है, हम युद्ध करें, हम उसके ऊपर उसके एयरबेस ठिकाने दो, और कोई कहे कि नहीं भारत की गलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो पाकिस्तान को देश माने, हमसे कटकर चला गया। मैं इसको लोगों को समझने के लिए समझा रहा हूं। भारत की नीति बहुत शानदार है, नरेंद्र मोदी सरकार कहीं नहीं पलटी है, पूरी तरह से मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स प्रियंका कर रही है। और मेरी समझ में नहीं आ रहा है किस एक्सटेंट तक जाना चाहती। क्या मुसलमान कांग्रेस के अलावा किसी और को वोट कर रहा है? नहीं, ये एक्चुअली ऑपोजिशन, अब वो सरकार में होते तो कुछ करते, कुछ कोई स्कीम लॉन्च करेगा, कुछ करेगा। अब वो ऑपोजिशन में, ये सबसे सरल तरीका है। देश का मुसलमान गाजा से जुड़ा हुआ महसूस करता है। मैं और जोड़ दूंगा, दिलचस्प तथ्य है कि 1988 में फिलिस्तीन को मान्यता दी भारत ने, और 1993 या 94 में इजराइल को भी मान्यता दी। बिल्कुल, वो भी कांग्रेस की सरकार थी, ये भी कांग्रेस सरकार। मोदी जी, जब मोदी जी तेल अवीव जाते हैं तो फिर वो वेस्ट बैंक भी जाते हैं। फिलिस्तीन और इजराइल में भारत की नीति में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ये कॉन्फ्लिक्ट कांग्रेस कह रही है। ठीक, अब ये आपको कुछ अपडेट भी दे देता हूं। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों को अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने चेतावनी भी दी। फिलिस्तीन को लेकर इनके रुख से नेतन्याहू बौखला उठे और उन्होंने कहा कि ये अलग फिलिस्तीन देश ये मैं होने नहीं दूंगा। फिलिस्तीन नाम के किसी भी देश का निर्माण नहीं होगा, ये कोई देश नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री ने इन तीनों देशों को सीधा संदेश दिया और कहा कि मैं अमेरिका से लौट कर आऊंगा तो इनको खुला जवाब दूंगा। יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב7 באוקטובר. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם. זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. अब नेतन्याहू कह रहे हैं मैं देश बनने ही नहीं दूंगा। अब ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स वगैरह के तहत जो सब कोशिशें हुई थी कि मुसलमान देश भी जो है उनके संबंध ठीक हो जाएं इजराइल के साथ, 2 स्टेट सोल्यूशन पर राजी कर लिया गया था, ऐसा भी माना जाता है कि इजराइल को। लेकिन अब वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये फिलिस्तीन जैसा कोई देश है नहीं और ना कभी होगा, आप देते रहिए मान्यता। वो आदमी जब किसी को, वो जब कतर में जाकर के बॉम्बिंग कर सकते हैं नेतन्याहू, ईरान पे कर सकते हैं, तो उनको क्या फर्क पड़ रहा है? आप प्रस्ताव पारित करते रहो, जमीन पे तो उसको जो करना है वो अपनी मनमर्जी कर रहा है। अब इजरायली सेना का जो गाजा पर हमला है वो बहुत तेज हो गया है। अभी हाल में ही जो लेटेस्ट अपडेट है, 34 और लोग इसमें मारे गए। गाजा सिटी में जारी एक्शन में कई अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह किया गया है। इजरायली सेना शहर में जमीनी कार्रवाई के साथ साथ अभी कुछ मंजिलों ऊंची वाली इमारतों को भी डिस्ट्रॉय कर रही है, जमींदोज कर रही है, जिनसे इजरायली सैनिकों के ऊपर हमला होता है या वहां से उनके ऊपर निगरानी रखी जाती है। 2 हफ्तों में गाजा शहर के 20 ऊंची इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया है। बची ही कितनी होंगी। इजरायली सेना ने भीषण लड़ाई के बीच गाजा सिटी के पूर्वी भाग पर काफी हद तक कब्जा भी कर लिया है और अब उनका लक्ष्य है इस शहर के बीचों बीच सेंटर में पहुंचना। इजरायली सेना ने पिछले हफ्ते गाजा पट्टी के सबसे बड़े शहर पर कब्जे की कार्रवाई शुरू की थी और उससे पहले करीब 3.5 लाख फिलिस्तीनी शहर छोड़कर चले गए थे, ऑलमोस्ट 40%।
माना जा रहा है कि 6 लाख फिलिस्तीनी अभी भी गाजा शहर में हैं। इसीलिए इजरायली सेना की कार्रवाई में भारी खून खराबे की आशंका जताई जा रही है। 2 साल की इजरायली सैनिक कार्रवाई में 65,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। कई बार तस्वीरें आती हैं सोशल मीडिया पर तो दिखता है कि पहले गाजा जैसे समंदर दिख रहा है ना, बिल्कुल जैसे मतलब आप यूरोप का कोई शहर हो ऐसा दिखाई देता था, और आज देख लीजिए गाजा क्या बचा है। निश्चित रूप से, और जिस तरीके से पिछले 24 घंटे के अंदर 4 देशों ने जो समर्थन दिया है फिलिस्तीन के लिए, जिसमें ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल है, टोटल 150 के आसपास हो गए, 150 हो गए। और अभी फ्रांस ने बोला है कि इस महीने जब वोटिंग होगी तो फिलिस्तीन के राष्ट्र का दर्जा देने के पक्ष में मतदान तो इस वक्त इसराइल बिल्कुल कॉर्नर्ड है, अलग थलग। देखिए, मुझे लगता है कि अब बेंजामिन नेतन्याहू पटरी से उतर चुके हैं। अब वो है ना, उन्होंने अपना रास्ता भटक गए। हमास के आतंकवादियों को मारना एक अलग बात है और फिलिस्तीन को एक राष्ट्र का दर्जा देना अलग बात है। आप दोनों को मिक्स करके नहीं चल सकते। हमास के आतंकवादियों को मारने के आड़ में आप ये नहीं कह सकते कि फिलिस्तीन का अस्तित्व नहीं रहेगा। दुनिया के यूएन के 193 देशों में से 75% देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। और आज तो ब्रिटेन ने कह दिया है कि हमने मान्यता दी है। अगर नेतन्याहू ने फिलिस्तीन के खिलाफ अगर इस तरह से रुख अख्तियार करा तो उसे कड़े परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं। सैंक्शन के अलावा मिलिट्री पावर कोई फिलिस्तीन ऐसा इजराइल इतना पावर नहीं है कि वो फ्रांस से, ब्रिटेन से, सबसे मिलकर लड़ लेगा। कतर पे बम गिराना, ईरान पे बम गिराना एक अलग बात है। ये सब अमेरिका का डबल गेम नहीं है, उसी की शह पर तो हो रहा है सब। नहीं, लेकिन अमेरिका भी इस बात को जानता है। ईरान पे भी गिराया, लेकिन उसको भुगतना ही पड़ा। नहीं, भुगतना पड़ा। और अमेरिका भी इस बात को जानता है कि 75% देश उसके फेवर में चले जाए फिलिस्तीन के, और दुनिया के तमाम ताकतवर देश, अगर फ्रांस कहे, ब्रिटेन कहे, तमाम कहेंगे, तो आपके ऊपर इस बात का असर पड़ेगा। एक्चुअली अब समझना ये है कि जैसा आपने कहा ये पटरी से उतर गए, तो अब ये करना क्या चाहते हैं? पहले तो ये कहते थे भाई पीसफुल टू स्टेट सोल्यूशन हो जाए, एक बन जाए एक फिलिस्तीन राज्य और वो हमको अकेला छोड़ दे। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई देश बनने नहीं देगा। नेतन्याहू को डर है कि फिलिस्तीन अगर बनेगा तो हमास वहां पे मजबूत होगा। फिलिस्तीन की इतनी ताकत कभी नहीं रहेगी कि वो आतंकवादियों को समर्थन नहीं ले। वहां फिर आतंकवादियों का अड्डा बनेगा, फिर दुनिया भर के देश। तो ये जो 10 लाख फिलिस्तीनियों का क्या करेंगे, कहां जाएंगे वो? नहीं, तो अभी तो वो उनको खाली करने के लिए बोला है कि आप वो जगह खाल के वेस्ट एंड पे चले जाओ, हम यहाँ पर पूरा अभी कब्जा करेंगे। अमेरिका का समर्थन है, लेकिन जिस तरीके से 24 घंटे में गतिविधियां बदली है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये हमास वाला नासूर पैदा करने के पीछे भी इनका हाथ है। क्योंकि जो PLO था, पैलेस्टीन लिबरेशन आर्मी, यासर अराफात का, वो लगभग उदारवादी हो गया था, और उसको डिस्क्रेडिट करके एक आतंकवादी संगठन, उग्रवादी संगठन को बढ़ाया गया। और उसके बाद धीरे धीरे हुआ ये कि वो तो किनारे हो गया और हमास का जो है वहां पर कब्जा हो गया, और आज वो संकट बन गया पूरे उसके लिए, क्षेत्र के लिए। डर भी है ना कि अगर फिलिस्तीन को दे दिया, मतलब स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे दिया, और कल फिर वहां हमास जैसी ताकतवर आतंकवादी संगठन मजबूत हो गए, तो फिर इजराइल में हमला होगा। तो इसीलिए ये पूछ रहा हूं मैं, देखना है। एक वक्त ट्रंप ने कहा था वी विल बाय गाजा, याद है ना आपको त्रिपाठी जी, कि हम उसको रियल एस्टेट डेवलप करेंगे, वहां की पहले सपाट करेंगे फिर खड़ा करेंगे वहां पर इमारतें। अब ये कह रहे हैं मैं देश नहीं बनने दूंगा। एक बात तो बिल्कुल ना समझ में आने वाली है ना, ब्रिटेन ने या जो दूसरे जिन देशों ने अभी इसको दर्जा दे दिया फिलिस्तीन को, हम तो मानते ही हैं भारत सरकार की नीति है, तो हम तो हमेशा भारत सरकार की नीति के साथ रहेंगे जो भी कहता हो। लेकिन क्या इन देशों की इतनी एक कोई जो कहें कि समझ बनाने की, थोड़ा सा दबाव बनाने की, कोई ऐसा रास्ता खोजने की स्थिति नहीं है जिसमें कुछ शांति की तरफ बढ़ पाते? क्योंकि ये तो आप एक तरह से उसको आग लगा रहे हो ना, ये तो आप इस समय में ये करके, और ऐसे समय में जब आतंकवादियों ने अभी तक उन बंधकों को नहीं छोड़ा है, हमास ने इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ा। और मैं फिर कह रहा हूं, देखिए आज आप कह सकते हैं बहुत तबाही है, देख के एक तस्वीर विचलन हो जाता। हम हिंदुस्तानी तो वैसे ही बड़े भावुक लोग होते हैं, बड़ी जल्दी पिघलते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिस सुबह ये तमाशा हुआ था और उनके जो सबसे भरोसेमंद लोग थे, जिनको वो अपने यहां वो वर्क वीजा देकर बुलाते थे, और वही आकर आतंकवादी बन गए। आप जरा उसके बाद बहुत कुछ वहां से तो कहानी बहुत आगे बढ़ गई, लेकिन बहुत आगे कहानी वहीं अटकी हुई है। आप इसको समझिए। अरे भाई ठीक है, मैं उन्हीं बंधकों को छुड़ाने के लिए तो कतर में मीटिंग हो रही थी, जहां जाके बम गिरा दिया दोहा में अभी इजराइल ने। लेकिन मैं वही कह रहा हूं, अगर ये देश है तो ब्रिटेन भी तो अमेरिका से बात कर सकता है। ये सारे लोग मिलकर क्यों नहीं बात करते? ये सब ट्रंप का अकेले नहीं है। हो सकता है उनकी मंजूरी, ट्रंप की मंजूरी के बगैर इतनी विनाश लीला होगी क्या? वो इजराइल के पीछे है कौन? और हम लोग हमेशा जाहिर कर चुके हैं। सर आगे बढ़ जाएंगे, इस पर थोड़ा और खबरें भी हैं। अब मैं आपको एक अपडेट देता हूं। अभी ट्रंप साहब ने जो है तालिबान को भी धमकाया कि हमको बागराम एयरबेस दे दो, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम होगा। तो अब तालिबान ने उनको जवाब दिया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यह लिखा था, हड़काया था इनफैक्ट अफगानिस्तान को, हो गया उल्टा, तालिबान ने हड़का दिया ट्रंप को। तालिबान ने कहा है कि काबुल में घुसने की कोशिश मत करना, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तालिबान के प्रवक्ता ने यह बोला है कि ट्रंप चाहें
तो हम उनसे 20 साल जंग और लड़ने के लिए तैयार हैं। और मैंने तो अंग्रेजी में उनका कोट पढ़ा तो मुझे लगा कि ये पहली बार, मतलब ये आश्चर्य की बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के मुकाबले तालिबान जैसी सरकार ने जो जवाब दिया वो ज्यादा रीजनेबल जवाब था। यही शब्द इस्तेमाल किया तालिबान के प्रवक्ता ने, बी रीजनेबल। वही रीजन की बात करो ना, क्या कह रहे हो आप? मैं अपने देश का एक हिस्सा आपको दे दूं, क्यों दे दूं? तुमने हम पे कब्जा कर रखा था, हमने तुमसे लड़ाई लड़ी, तुम लड़ाई छोड़ के भाग गए और अब कह रहे हो कि मैं फिर से आऊंगा तुम्हारे देश के अंदर। तो भाई ये कोई भी देश क्यों, वो है तो देश ही, आप तालिबान को कुछ भी समझिए। ये तरीका कैसे चल सकता है कि आज वो कहे हम ये लेंगे, कल वो कहेंगे हम ले लेंगे, हम यहाँ से काम करेंगे, हम एयरबेस लगाएंगे। भाई हो गया ना, दादागिरी का समय साफ साफ कह दिया 20 साल लड़ना, दोबारा आ जाओ। अभी 20 साल से ही लड़ रहे थे ना अफगानिस्तान में। तो देखिए सर, एक बार को हरा दिया है ना सर। पहले तो अफगानिस्तान में किस तरीके से अमेरिका के सैनिक थे, जब अफगान लौट के आए तालिबान, ये लड़ाई तालिबान जीता है, बिल्कुल जीता है। अपने टैंक छोड़ के अमेरिका भागा है वहां से, उन लोगों को छोड़ के भागा, तो अमेरिका तब तो बचा नहीं पाया वहां के अफगानिस्तान के लोगों को। मुझे लग रहा है कि अमेरिका का जो डर है कि भाई उससे थोड़ी ही दूरी पर चीन जो सारी एक्टिविटी कर रहा है, तो चीन पर नजर रखने के लिए हमको बरगा में हमने कल बात की थी। मैं कह रहा हूं आज तालिबान ने जो जवाब दिया है, कोशिश मत करो भाई। अब तो देखिए ट्रंप की हालत देखिए अमेरिका की, कि अफगानिस्तान जैसा देश अगर ट्रंप को आंखें दिखाए, छोटे छोटे देश ट्रंप को आंखें दिखा रहा है, अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, तो दुनिया में अब अमेरिका की क्या हैसियत बनते जा रही है। देखिए अफगानिस्तान जो है वो कभी किसी देश के काबू में नहीं आया। अंग्रेज भी वहां तक नहीं जा पाए, लौटना पड़ा उनको कोयटा के बाद से। रूसी वहां 10 साल लड़ते रहे, उनको भी छोड़ के आना पड़ा। अमेरिका भी लड़ा, 20 साल बाद उसको भी छोड़ के आना पड़ा। तो अफगानियों के अंदर जो लड़ने की जो ताकत है, मतलब वो सूखी रोटी खा के, कच्चा मांस खा करके, हार्ड लाइफ लड़ी रहे, 100 साल लड़ी रहे वो। और वहां अकेले पठान नहीं, ताजिक, पठान, उज़्बेक, ये सारी जो कौमें हैं, हजारा, ये सब लड़ाकू कौमें हैं। तो वो अमेरिका और अमेरिका के सैनिक कितने दिन लड़ने हुआ? ठीक है, टेक्नोलॉजी में आप बहुत सुपीरियर होंगे, लेकिन लड़ाई तो जमीन पे लड़ी जाती है ना, सी लड़ाई। भौगोलिक क्षेत्र वैसे भी इनको समझ भी नहीं आता टेरेन। तो इसलिए अफगानिस्तान के मुंह लगना कहते हैं ना, ठीक है, कि भले उसके मुंह। अगली खबर बताता हूं आपको, इसकी भी बड़ी चर्चा हो रही है आज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर आदमी एक वक्त थे, अब उस सूची में थोड़ा नीचे आ गए, एलन मस्क, कट्टर दोस्त। मस्क ने चुनाव जिताने के लिए रुपया, पैसा, एनर्जी सब लगा दिया, बिल्कुल कैंपेन का हिस्सा बन गए, ट्रंप जीत गए। और उसके बाद उन्होंने इनको एक मंत्रालय भी दिया, खर्चा कम करने का मंत्रालय। लेकिन उसके बाद इनकी हो गई अनबन, लगभग दुश्मनी। और अब उसके बाद कई हफ्तों के बाद दोनों एक साथ नजर आए, अगल बगल बैठे नजर आए। इन दोनों की मुलाकात एरिजोना के स्टेडियम में, जो ट्रंप के एक युवा साथी थे चार्ली कर्क, जिनकी हत्या कर दी गई थी गोली मारकर अभी कुछ दिनों पहले, उनकी श्रद्धांजलि सभा में ये मुलाकात हुई। विवाद होने के 4 महीने के बाद पहला मौका था जब दोनों किसी पब्लिक इवेंट में एक साथ दिखाई दिए और हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए। मस्क ने अपने एक्स अकाउंट से ये तस्वीर जो है वो पोस्ट की और इसका कैप्शन उन्होंने दिया चार्ली के लिए, फॉर चार्ली। और फिर व्हाइट हाउस ने इस तस्वीर को रीपोस्ट भी किया। तो ये बता रहा है कि दोनों के बीच जो संबंध है वो कुछ ठीक हो गए। ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारा कोई बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन ये ट्रंप के लिए, आप वो बताइएगा एंगल क्या है, लेकिन ट्रंप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एलन मस्क इस वक्त अमेरिका के जो आप व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट कहिए या मागा कैंपेन वाले कहिए, या जो ट्रंप का खास बेस है, उसके हीरो हैं। वो हीरो हैं और वो एक हीरो अपने दूसरे सुपर हीरो से जब लड़ाई लड़ता है तो उनको पसंद नहीं आता। अब ये दोनों एक हो जाएंगे तो इससे ट्रंप का ही फायदा है मेरी नजर में। त्रिपाठी जी बाकी नहीं, इससे ट्रंप का फायदा है, और अगर एलन मस्क फिर से ट्रंप के साथ जाते हैं तो भारत का भी फायदा है। एलन मस्क पहले व्यक्ति थे जिन्होंने H1B वीजा पर किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शन के खिलाफ बोला था। और एलन मस्क ने लिखा था कि अगर H1B वीजा नहीं होता तो आज एलन मस्क नहीं होता, आज स्पेसएक्स नहीं होता, आज टेस्ला नहीं होती, आज जितनी मैंने दर्जन से ज्यादा कंपनियां बनाई हैं वो सब नहीं होती। और तो और देश दुनिया के लोगों को जानना चाहिए, मेलानिया ट्रंप भी नहीं होती। मेलानिया ट्रंप भी नहीं होती? हाँ, वो भी तो H1B वीजा पे आई पत्नी जी, वो भी H1B वीजा पे आई थी अमेरिका। हाँ। ट्रंप जो समझ रहे हैं मेक अमेरिका ग्रेट कैंपेन को, वो कैंपेन डिरेल हो गई है, यानी पटरी से उतर गई है। मस्क के आने से हो सकता है कि वो पटरी पर लौटे। दूसरा, एलन मस्क के इंटरेस्ट अब भारत में है। अच्छा, अब टेस्ला का शोरूम खुल गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, और कुछ लोग तो उस वक्त ये भी कह रहे थे कि जिस तरह से मस्क मिले मोदी से, वो भी ट्रंप को उस वक्त पसंद नहीं आया। तो अगर सर्जियो गोर भारत में आ रहे हैं,
एलन मस्क किसी बहाने से फिर से ट्रंप से हाथ मिला रहे हैं तो भारत के लिए अच्छा है। कुछ लोग होंगे जो रीजनेबल बात दबा के कर पाएंगे, ट्रंप के सामने अभी कोई इतनी बात रख नहीं पा रहा। क्रिकेट मैच में भारत पाकिस्तान की टीमें सामने हो, कंट्रोवर्सी ना हो, ये हो नहीं सकता। और कल ऐसी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई जहां भारत ने, टीम इंडिया ने पाकिस्तान को एक बार फिर बुरी तरह पीटा। पिछली बार 7 विकेट से हराया था एक हफ्ता पहले ही, अब 6 विकेट से हराया है। दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच हो रहा था और भारत की तरफ से ओपनिंग जोड़ी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, दोनों नौजवान खिलाड़ी, दमदार शतकीय साझेदारी की इन्होंने और 172 रन का जो पाकिस्तान ने टारगेट दिया था उसको 19वें ओवर में इन्होंने हासिल कर लिया और 6 विकेट से पाकिस्तान को एक जबरदस्त करारी मात दी। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पावर प्ले में बहुत जबरदस्त पावरफुल खेल दिखाया। तिलक वर्मा आए उनके बाद, उन्होंने 19वें ओवर में शाहीन अफरीदी की बॉल पर एक छक्का मारा, फिर एक चौका लगाकर भारत को जीत दिला दी। भारत की इस शानदार जीत के बाद देश के अलग अलग शहरों में खूब जश्न मना, आपके शहर में भी मना होगा, पटाखे चले, तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगे, लोग सड़कों पर निकल आए। लेकिन यह मैच जीत तो ठीक बढ़िया थी, विवादों के लिए भी चर्चा में रहेगा। भारत के हाथों मिली शिकस्त में पाकिस्तान में लेकिन पहले कैसा मातम सा बन गया है उसका मैं एक आपको सैंपल दिखाता हूं, फिर उन विवादों की बात करेंगे। उसने बत्ती बना के आपके, ये था आपका वो 6-0। जो भी आप कहना चाहते हैं ओपनर्स ने लगाई है वो अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसी धुलाई कभी देखी नहीं भाई। इनका मैच आ जाता है और इनके मैच के अंदर मैं चिल्लाता हूं, मैं रोता हूं, मेरी दर्दें छिड़ जाती है और मैं अभी तक 2 मेडिसिन खा चुका हूं कि इंडिया के सामने जहां इंडिया का नाम आएगा पाकिस्तान को वहां से भाग लेना चाहिए। वी वर डिलाइटेड। हाँ यार, कमाल कर दिया आज हमारे प्लेयर्स ने, 55 रन डाल दिए, 10 ओवरों पे 91 रन डाल दिए और उन्होंने फिर जवाब में बोला कि जी आपके खिलाफ में भी 100+ रन की पार्टनरशिप आएगी। प्रीमियम फास्ट बॉलर को उन्होंने पहली बॉल के ऊपर छक्का मारा। अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान की क्रिकेट दी एंड करके रख दिया। ये था जो आज अभिषेक शर्मा खुदा पाक की कसम खड़े खड़े छक्के मार रहा था, वो बंदा खड़े छक्के मार रहा था। ये क्रिकेट खेली हमने भाई। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने कल ना मैच के बाद बहुत यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे पाकिस्तानियों के रिएक्शन जानने के लिए, तो जैसे वही लोग करते हैं, तौबा 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 तौबा, ऐसी गालियां अपनी टीम को, ऐसी गालियां सर मैंने नहीं कभी सुनी। भारत की टीम कितना ही खराब कभी कराई हो, वर्ल्ड कप में फाइनल में हार गई हो, कभी हमारे यहाँ देश में लोगों ने ऐसा सलूक नहीं किया अपनी टीम के साथ जैसा पाकिस्तानी इस वक्त अपनी टीम के साथ कर रहे हैं। पहले मैच में पहले तो बेइज्जती हुई, हाथ नहीं मिलाए, फिर मैच हार गए, फिर दूसरे मैच में इनको ये दोनों हिसाब बराबर करने थे। एक तो मैच की हार का बदला लेना था, फिर दूसरा वहां जो भारत के कप्तान बुलाए थे कि ये हमारे सैनिकों के नाम ये जीत, ये पहलगाम के हमारे विक्टिम्स के नाम, उसका भी कुछ बदला लेना था। दोनों ही काम नहीं हो पा रहे उनके। अब कल मैं आपको बताता हूं कंट्रोवर्सी पहले क्या हुई, कुछ क्रिकेट की, कुछ क्रिकेट के फील्ड पर पॉलिटिक्स की। पहला जो इनके एक बैट्समैन थे फकर जमान, उनको कॉट बिहाइंड दिया गया। वो हालांकि वो विवादास्पद है कि वो आउट हुए थे कि नहीं हुए थे, उनकी बॉल शायद विकेट कीपर के पास पहुंचने से पहले ग्राउंड पर टच हो गई थी। बट एनीवे फिर उसके बाद मैंने पाकिस्तानी कमेंटेटर्स को भी सुना, उन्होंने कहा ये मैच में ये सब होता रहता है, मैच में आपने अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया था, उसको डिफेंड नहीं कर पाया पाकिस्तान। दूसरा, अभिषेक शर्मा जो ये हमारे नौजवान बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन थे, इनकी और पाकिस्तानी बॉलर हारिस रऊफ के बीच काफ़ी तीखी तनातनी हो गई, ये जो आप अभी देख रहे हैं। और यहां फिर अंपायर को आके बीच बचाव करना पड़ा, लिटरली अंपायर को दोनों खिलाड़ियों को हाथ से पीछे करना पड़ा कि पीछे जाइए, नहीं तो बिल्कुल यहां मामला जो है दूसरे लेवल का बन गया था। अब एक तस्वीर और आएगी आपकी शायद स्क्रीन पर, ये साहिबजादा फरहान इनके एक बैट्समैन है, इसने 50 रन पूरे किए अपने ये, और फिर बैट को बनाया इसने बंदूक, और फिर बंदूक चलाने के स्टाइल में जो है इसने AK-47 वाले स्टाइल में ये बैट दिखाकर फिर जश्न बनाया। पहले इसी की बात कर लेते हैं, पता नहीं आप लोगों ने मैच देखा कि नहीं देखा। देखिए साहब, बंदूक चल रही है क्रिकेट के मैदान पे। त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए मैच तो मैंने नहीं देखा और आज भी भारत पाकिस्तान के मैच का मैं घनघोर विरोधी हूँ, लेकिन ये पाकिस्तानियों की ये जो क्या आपने कहा ना तौबा तौबा, तो इसको देख के आनंद बड़ा आया। और ये तो गजब के हैं, ये आतंकवादी मुल्क है, जाहिल मुल्क है, भिखमंगा मुल्क है, आत्मघाती मुल्क है। बल्लेबाज अगर सचमुच उसको AK-47 ही चलानी थी तो बंदूक की नाल किधर होती है, जिसको मारना है ना अपनी छाती पे सटा के मार ले रहा है। तो एक तो ये गजब एंगल निकाला त्रिपाठी जी। लेकिन
मुझे लगता है कि जय शाह को जरा आप थोड़ा सा कुछ काम करना चाहिए। बड़ा अच्छा है, आप आईसीसी चेयरमैन हैं, खूब पैसे आ रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप आईसीसी चेयरमैन हैं, ये इस तरह की घटना खेल के मैदान में हो रही है, आप इसको प्रतिबंधित क्यों नहीं करा पा रहे हैं? इसके ऊपर पेनाल्टी क्यों नहीं लग पा रही? इस प्लेयर पर आप खिलाड़ी का झगड़ा, थोड़ा बहुत गाली गलौज, थोड़ा बहुत झूमा झटकी, ये सब चलता है, थोड़ा भीड़ भी गए तो चलता है भाई, खेल के मैदान में है सब। लेकिन कोई एक आतंकवादी घटना को जस्टिफाई करने की कोशिश अपने जेस्चर से कर रहा है, उसके ऊपर तो स्पोर्ट्स स्पिरिट के तहत जो भी इसके क्रिकेट के मानदंड है, नियम है, उसके तहत अगला सुनिए। और आप, मुझे तो अब हैरानी नहीं होती, खैर, क्योंकि मैं पाकिस्तान के नेताओं के सारे लेवल चेक कर चुका हूं सर, कि किस तरह के कैसा पॉलिटिकल मटेरियल है इनका। हैरानी होंगे आप, इनके बॉलर हैं हारिस रऊफ, इन्हीं से जो भी अभिषेक शर्मा की जो भी हुई थी, इस व्यक्ति ने एक और काम किया कल मैच में, इसने इशारों में साइन बनाया सर 0 और 6, 0 and 6। ये कहना ये चाह रहा था कि हमने 6 जहाज गिराए तुम्हारे। अच्छा, ये क्यों भाई? वो बोला तो नहीं, लेकिन ये कंफर्म कैसे हुआ कि वो ये कहना चाह रहा था? पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर लिखता है ट्विटर पर, अंदाजा लगाइए, क्रिकेट के मैच में बॉलर के इशारे पर पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर आके कहता है कि राउफ ने बिल्कुल सही जवाब दिया, क्रिकेट मैच तो होते रहेंगे लेकिन भारत अंत तक 6-0 को नहीं भूल पाएगा। फिर कहते हैं कि ये जंग क्यों हारते हैं, ये तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर है। ख्वाजा आसिफ ने ये पोस्ट किया। अब वही है कि खेल को इतना ज़्यादा इन्होंने गंदा कर दिया। इसको पहली बात तो ये जो आपने गन फायर वाला जो किया, देखिए आमतौर पर खिलाड़ी जब अच्छी उपलब्धि हासिल करता है तो बल्ला ऊपर करता है ना। जैसे उस याद होगा सौरभ गांगुली ने अपनी शर्ट जो है घुमा दी, लहराई थी। ये सब जेस्चर्स होते हैं और ज़्यादातर तो मैंने देखा कि बैट्समैन जो है बल्ला ऊपर करके और उसको बल्ले को नचाते हैं, तो वो एक जेस्चर होता है। अब इन्होंने नया ये बिल्कुल बंदूक नुमा कर दिया। और हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि नाल, तो वो शायद सुसाइडल जो फिदाइन बनाने की पाकिस्तान फैक्ट्री है ना, तो वो कुछ फिदाइन अंदाज में जो है कि वो अपने ही मारे ले रहे हैं नाल जो है, मतलब ये जेस्चर अच्छा नहीं था। इसको आप किसी तरह से इस जेस्चर को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जेस्चर नहीं कह सकते। अगर वो बल्ला हवा में घुमाते, उछलते, थोड़ा चीयर करते, मैंने कहा ना सर, उनको हिसाब बराबर करना था, तो नहीं। देखिए, हिसाब बराबर कहिएगा ना तो मुझे सूर्य कुमार यादव याद आ जाता है। उससे किसी ने पूछा कि क्या आपका कंपटीशन बड़ा तगड़ा है, तो उसने कहा आप कमाल कर रहे हो। ऐसे हंसते मुस्कुराते सूर्य कुमार ने एकदम दिल जीत लिया। कहा ऐसे आप कह रहे हो कि कंपटीशन, हमारा कंपटीशन किससे होता है? 8-7 हो, कुछ बराबर का हो, 10-1, 10-0, कहे किसी से आप दो टीमों के बीच में मुकाबला हो, यानी कोई मुकाबला ही नहीं ना, तो हम उनसे कैसे कहने कि हमारे बराबर? अभिषेक शर्मा ने तो दिखाई दिया कि कैसे आप किसी को ह्यूमिलिएट करते हैं। पाकिस्तान के पास अब कुछ बचा नहीं है जी, एक क्रिकेट ही बचा था उनके पास, अब वो भी उसमें भी दुर्गति हो रही है। एक समय हॉकी था उनके पास, हॉकी था उसमें, हमारे पास भी तो हॉकी था। नहीं, लेकिन ये देखिए ना, गन सेलिब्रेशन हो रही है और 6-0 बताया जा रहा है कि फाइटर जेट की बात हो रही है क्रिकेट के मैच में। नहीं साहब, ये कोई भी एक्शन करे, फील्ड का बादशाह तो भारत ही है ना। सही बात। 7 मैच लगातार पाकिस्तान को हरा दिए भारत ने, और कल कितनी अच्छी बल्लेबाजी पाकिस्तान ने की। पाकिस्तान को लगा कि बहुत अच्छा हमने प्रदर्शन किया है मैच के अंदर, और भारत ने बता दिया अभिषेक शर्मा यंग खिलाड़ी पहली गेंद पे छक्का मार रहा है। 79 रन उसने मार दिए, 5 चौके 6 छक्के उस लड़के ने मारे। वो भारत की जो वो भी आउट भी जोश में ही हुआ, वो जोश में, हाँ, मतलब सेंचुरी होती है उसकी। और क्या खेल है मतलब फील्ड के अंदर, तो पाकिस्तान को समझ में आ रहा है, चाहे खेल का मैदान हो चाहे युद्ध का मैदान हो, पिटना तो पाकिस्तान को ही है। वो दोनों जगह पिटेगा, युद्ध में भी पिटा और खेल के मैदान में भी पिटा है। तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान बहाना ढूंढेगा कि बहुत खबरें अभी। एक याद दिला दूं कि जब अटल जी के टाइम में 2004 में भारत की टीम गई थी गुडविल सीरीज तहत, तो इमरान खान ने एक व्यंग किया था इरफान पठान पे कि इरफान पठान जैसे लड़के तो हमारे हर गली मोहल्ले में खेलते हैं। उसी इरफान पठान ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, हैट्रिक ली थी मेरे ख्याल, हैट्रिक ली थी। कुछ और खबरें आपको अंतर्राष्ट्रीय, पहले पाकिस्तान से जुड़ी बता देता हूं, फिर भारत से जुड़ी बताऊंगा। भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले कुछ महीनों से बहुत उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं, तो ठीक है, पहले टैरिफ को लेकर चर्चा थी, अब H-1B वीजा की चर्चा है। इन सब मामलों के बीच में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ये अमेरिका के दौरे पर हैं, और जयशंकर की आज अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात होगी। दोनों देशों के रिश्तों में सुधार के लिए बहुत अहम मीटिंग मानी जा रही है। टैरिफ जब से अमेरिका ने लगाए उसके बाद से हमारी ट्रेड डील भी अटक गई, लेकिन अब हमारे दोनों देशों के बीच समझौते का रास्ता खुला हुआ है, इसको कंफर्म खुद ट्रंप ने किया।
अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय की टीम 16 सितंबर को भारत आई थी। अब एस जयशंकर और पीयूष गोयल ये अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए और टैरिफ का मसला हल करने की कोशिश करने के लिए वहां गए हुए हैं। टैरिफ के साथ साथ ट्रेड डील भी होगी, वीज़ा का भी मामला जो है वहां जाकर भारत की तरफ से उठाया जाएगा, ये बात भी कही जा रही है। अब इसकी चर्चा हम लोग कर लें क्या क्योंकि दोनों नेताओं का जाना, आपको लगता है कुछ मसले हल होंगे इस बार? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से संवाद दोनों देशों के बीच बढ़ा है कि अमेरिका से ट्रेड डील की बातचीत करने उनका प्रतिनिधिमंडल भारत आया था, उनकी बातचीत हुई। पीयूष गोयल का जो बयान आया था कि भाई हम अक्टूबर नवंबर तक हमारा अमेरिका के साथ ट्रेड डील संभव हो जाएगी। विदेश मंत्री का इस तरीके से बयान आया था। ट्रंप के जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन में शुभकामनाएं दी, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से उनको रिएक्ट किया, तो अब ये लग रहा है कि जब भी बर्फ पिघल रही है वो कोई रास्ता निकाला जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से अमेरिका निर्णय ले रहा है और अभी तक उन्होंने 25% की जो पेनल्टी है उसको लेकर कोई निर्णय नहीं लिया। H1 वीसा को लेकर जिस तरीके से $1 लाख कर दिया कि 88 लाख रुपए देना पड़ेंगे, तो मुझे लग रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा गतिरोध बना हुआ है। मुझे लगता है कि जो टीम आई है उससे कोई डेवलपमेंट बड़ा हुआ होगा और अब कोई फाइनल बातचीत करने के लिए एक्चुअली अभी उम्मीद ये है भारत में, मैं जो हमारे कुछ एक्सपर्ट्स को पढ़ता हूं उनका कहना है कि ये H1B वीजा की बात हो चाहे ये चाहबार वाली बात हो, ये सब जो है एक नेगोशिएशन की टैक्टिक्स का हिस्सा है। अब इसमें आप ये मत मानिए कि ये हो गया तो ऐसा ही रहेगा, ये सब रिवर्स भी हो सकते हैं। हो सकता है बायलैटरल ट्रेड की बातचीत में, ट्रेड डील की बातचीत में कुछ ऐसी बातें हो जाएं, हमारे कुछ ऐसे कंसेशंस हो जाएं जिनके बदले में ये सारे बातें जो है वो दुरुस्त हो जाएं। तो एक बात हुई। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है वो भी आपको बता देता हूं। अभी कुछ एक दिन के अंदर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो न्यूयॉर्क जाएंगे, उनको UN जनरल असेंबली के अंदर बोलना है, वो तो ठीक हो गई बात। फिर उसके बाद आज खबर ये आई है कि वो कुछ मुस्लिम नेताओं के साथ ट्रंप से मिलेंगे और उसमें उनके दो विषय हो सकते हैं। एक, उनका कहना है हम दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के जो बढ़ रहा है उस पर हम उसके खिलाफ ट्रंप का साथ चाहते हैं। कमाल ही सोचा जिसने भी सोचा कि इस्लामोफोबिया पर ट्रंप कुछ बोलेंगे, उनके समर्थन में बोलेंगे। ट्रंप तो कुछ देशों के नेता जाएंगे उनके साथ, इनके साथ। अब ये क्लियर नहीं है सर। अच्छा, ये हाँ कि ये अपने ही कोई डेलीगेशन लेके जा रहे हैं या और देशों के। मुमकिन हो सकता है कि और देशों के लोग भी जो हैं वो, क्योंकि इनके साथ तो वैसे सब मुस्लिम ही होंगे। हाँ, इनके डेलीगेशन वाले तो कौन तो वहां हिंदू होगा या ईसाई होगा। क्या क्या नहीं कहा है, मैं तो मतलब क्योंकि सब ओपन पब्लिक रिकॉर्ड है इसीलिए उन्होंने तो मुस्लिम्स इन जनरल के लिए जो जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं वो सबने देखी हुई हैं। बात अलग है उनकी आजकल पाकिस्तान से बड़ी पट रही है बाटी जी। नहीं, मतलब इसको कहते हैं ना कि पट रही है, कब तक पटती रहेगी, किस तरह से होगी, ये थोड़ा समझ पाना मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि ये क्रूशियल टाइम हम सब के लिए है। मतलब हम जिसको कहते हैं कि अगर भारत के लिए है, अमेरिका के लिए है, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा क्रूशियल टाइम है। कई बार लगता है कि चूंकि वो बड़ा पिटा तो सब उसको हाथों हाथ ले रहे हैं। मैं तो देख रहा था, बड़ा विचित्र है, BBC पे एक मैं एनालिसिस देख रहा था, उन्होंने कहा कि अरे पाकिस्तान के लिए तो बड़ा अच्छा हो गया, भारत ने उसको इतनी बुरी तरह से पीट दिया है तो उसको लाभ मिल रहा है, उसको डोनेशंस मिल रही है, उसको ग्रांट मिल रही है, उसको कोई मदद कर रहा है, उसको विक्टिम कार्ड की तरह, तो अब उसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये, क्या अब अगर ये डील हमारी आगे बढ़ गई, दोनों खबरों को एक साथ जोड़कर देखें तो क्या हमारी डील आगे बढ़ गई और एक बार हो गई जी, तो क्या ये परिस्थिति वैसे रहेगी? मुझे लगता है कतई नहीं रहेगी। पाकिस्तान पर भी वो थोड़ा पीछे हटेगा, तुरंत पीछे हटेगा। एक बार BTA साइन हो गया और अब हम उसमें कहां जाके खड़े होंगे तो BTA आएगा तब समझ में आएगा। लेकिन एक बार BTA साइन हो जाएगा तो फिर आप रोज रोज थोड़ी नहीं ये टेंट्रम करेंगे। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, हाँ, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, तो फिर सारी चीजें उसी के लिहाज से होंगी। और मुझे लगता है जो आपने कहा ना, तो ये सब वापस आएगा, चाहे वो टैरिफ है, पेनल्टी है, ये सब कुछ भूल जाएंगे, उसकी बात ही होना बंद। सर, बांग्लादेश की खबर आपको बता देता हूं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर फिर हमले शुरू हो गए हैं क्योंकि त्योहार का उत्सव शुरू हो गया है। जमालपुर जिले के सारिशबारी उपजिले में एक हिंदू मंदिर में दुर्गोत्सव से पहले बनाई गई 7 मूर्तियों को तोड़ दिया गया। बांग्लादेश में भी दुर्गा पूजा बहुत भव्य तरीके से मनाई जाती है, लेकिन वहां पर हिंदुओं पर टारगेटेड अटैक्स होते हैं जैसे ही त्योहार शुरू होते हैं। बांग्लादेशी हिंदू दुर्गा पूजा आयोजन करने में डरने लगे हैं जब से ये पिछले साल एक तथाकथित आंदोलन हुआ, शेख हसीना को सत्ता छोड़कर के यहाँ भारत में शरण लेनी पड़ी। कट्टरपंथी जो लोग हैं वो पंडालों पर हमला करते हैं, मूर्तियां तोड़ देते हैं। खास तौर पर मोहम्मद यूनुस के पास जब से सत्ता आई है, बांग्लादेश में हिंदुओं को यूं टारगेट किया जा रहा है। दिखावे के लिए वहां की सरकार में शामिल लोग कभी कभी हिंदुओं के त्योहार उत्सव में शामिल हो जाते हैं, ये कॉन्फिडेंस देने के लिए कि नहीं आप सब ठीक है, लेकिन सड़कों पर कब्जा उत्पातियों का हो जाता है जैसे ही त्योहार जो है वो शुरू होते हैं। और हमने पिछले साल तो ऐसी ऐसी तस्वीरें देखी थी कि दुर्गा पूजा के पंडाल में इस्लामी तराने गाए जा रहे हैं।
ये भी हुआ सर, केवल दबाने के लिए, दिखाने के लिए कि यहाँ हम हैं जो हैं, वर्चस्व हमारा है। देखिए, बांग्लादेश तो ऐसे रास्ते पे चला गया है हसीना के पतन के बाद कि पता नहीं वहाँ से कैसे निकलेगा। ये नहीं समझ में आता है कि ये जो कट्टरपंथी ताकतें जिस तरह वहाँ उन्होंने अपना सर उठाया है, ऐसा नहीं पहले नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन पहले चूंकि शेख हसीना एक सरकार जो थी अवामी लीग की सरकार, वो इन सब मामलों में इन पर एक नियंत्रण रखती थी। जब से फ्री फॉर ऑल हो गया और जो उनकी पार्टी थी, क्या नाम है, BNP, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, खालिदा जिया की, वो हमेशा कट्टरपंथियों को संरक्षण देती रही। वो जो जमातें वहाँ पर जमात की जो जमाते इस्लामी जो संगठन है, वो उसका और इसका BNP का गठजोड़ रहा हमेशा, और वो मिल करके इसके खिलाफ, अवामी लीग के खिलाफ लगातार उनकी लड़ाई चलती रही। तो हमारे लिए, भारत सरकार के लिए, भारत के लिए, हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में शेख हसीना का शासन ज़्यादा मुफीद था, इसीलिए हम लोग, हमारे रिश्ते अच्छे थे। लेकिन बांग्लादेश में जो घटनाक्रम के बाद वहाँ जिस तरह कट्टरपंथी बढ़ रहा, अब ये दिक्कत क्या है कि अब मैं उस पर, ये चीज़ भारत के तमाम राजनीतिक दलों को इसका नोटिस लेना चाहिए, कांग्रेस को भी लेना चाहिए, सबको एक सुर में बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए, क्योंकि ये सवाल खाली बांग्लादेश में, भाई आप सही बात है, वो हिंदू जो हैं वो किसकी तरफ देखेंगे, अल्पसंख्यक हैं, तो जिस तरह अगर आप गाजा पे बोलते हो तो आपको बांग्लादेश पे बोलना चाहिए। सर एक खबर मैं आपको और बता रहा हूं, नजर पड़ी इस खबर, मुझे लगा इसकी चर्चा होनी चाहिए। यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में जातीय भेदभाव रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। अब पुलिस रिकॉर्ड, नोटिस बोर्ड, गिरफ्तारी मेमो, इन सब में किसी आरोपी की जाति का जिक्र नहीं किया जाएगा, जो पहले होता था। ये दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश था, जिसके बाद कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने यह आदेश जारी किया, और इसमें कहा गया है जैसे गाड़ियों पर लोग कभी जाति लिख करके चलते हैं ना, राजपूत, गुजर, सब बंद, ये सब नहीं होगा। ऐसा कोई करेगा तो चालान कटेगा। जातीय स्टिकर, नारे हटेंगे। जाति आधारित रैलियां भी नहीं होंगी। अब उत्तर प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब इसका कितना असर होगा ये हमको देखना होगा, लेकिन ये पहल, ये है कैसी पहल? मुझे लगता है बहुत अच्छी और बहुत शानदार पहल है योगी सरकार की, और मुझे लगता है सभी राज्यों में इस तरह की पहल होना चाहिए। भाई हम चाहते हैं कि जातिवाद खत्म हो। अगर इस तरह के आयोजन होते रहेंगे, जातियों की रैलियां होंगी, स्टिकर के, गाड़ी के ऊपर स्टिकर लगा दिया जाएगा, नाम के आगे जाति से लगाया जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि जो जातीय भेदभाव की जो संभावना थी उससे खत्म करने के लिए और योगी आदित्यनाथ सरकार की कोशिश है कि उनके लिए सभी समान है, किसी भी जाति का हो। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा काम है। छोटा-छोटा कमेंट सर, आपका भी आज समय नहीं है वैसे, लेकिन नहीं, बहुत शानदार निर्णय है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहले भी ऐसे कई निर्णय दिए हैं, लेकिन ये लागू हो पाएगा क्योंकि इसी न्यायालय ने निर्णय दिया था कि सरकारी अधिकारी और नेता, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े। हो नहीं पाया आज तक। नहीं, ये तो ये इन्फोर्स कराया जा सकता है सर, और होना चाहिए आपकी नजर में? नहीं, देखिए ये होना चाहिए। ये सरकार जो है, इसने पहले भी, मुझे याद है, योगी सरकार ने एक आदेश पारित किया था कि साहब गाड़ियों पर इस तरह के, हाईकोर्ट के फैसले से पहले इस तरह के अगर लिखे जाएंगे गाड़ियों में चालान होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मतलब कई बार जो है खुलेआम राजपूत, जाट, यादव, ब्राह्मण, ये सब लिखे रहते हैं। तो ये अगर हाईकोर्ट के निर्णय का पालन सरकार करा पाती है, ठीक है, तो अच्छी बात। इस बार तो क्योंकि कुछ पॉलिसी चेंजेस किए हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार ऐसा नीतिगत होना चाहिए, इसका असर होना चाहिए।